दोस्तों, आपका गायत्री आईएएस एकेडमी में स्वागत है। आज अपन अपने आरएस मेंस के फोर्थ पेपर का एक बड़ा सेक्शन, कौन सा? हिंदी। जैसे आप सामान्य हिंदी कहते हो, ये वाला हिंदी वाला पोर्शन है, इस पे बात करेंगे। ये अपने 120 नंबर का पोर्शन है, अपने 120 नंबर कवर करता है हिंदी। और मैं कहूँ तो आपके जो चारों पेपर हैं, चारों पेपरों में जो 800 नंबर है, 800 नंबर में अगर कोई सबसे बड़ा पोर्शन आरएस मेंस में है तो वो है हिंदी वाला पोर्शन 120 नंबर का। और ये 120 नंबर ही तय करते हैं कि आप कौन सी रैंक पे आओगे, आपका इंटरव्यू कॉल होगा या नहीं होगा, और आप किस तरह से इसका प्रदर्शन करते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। अब आपको लगेगा कि हर टीचर अपने सब्जेक्ट को पढ़ाता है, उसके विषय में यही कहता है कि मेरा सब्जेक्ट इस एग्ज़ाम का सबसे मुख्य भाग है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी सच में है। और अगर आपने महसूस किया होगा तो चाहे आप 2012 वाला पेपर देख लो, तब तो ऑप्शनल होता था, उसको अगर थोड़ा सा छोड़ के निकलें तो 2013 वाली एग्ज़ाम देख लो, चाहे आपकी 2016 वाली एग्ज़ाम देख लो, 2018 वाली एग्ज़ाम देख लो। इन तीनों एग्ज़ाम में जिन लोगों के फाइनल सिलेक्शन हुए हैं, अपने जो सीनियर्स हैं या अपने जो जूनियर भाई बहन हैं जो कि सेलेक्ट हुए हैं, उनसे ज़रा पूछना कि आपके सिलेक्शन का आधार क्या है। और चलो उनसे मत पूछो, आप उनकी मार्कशीट उठा के देखना। जो बंदा फाइनल सेलेक्ट हुआ है या जिसकी रैंक आई है, आप देखोगे उसके फोर्थ पेपर में किसी के 125, किसी के 110, किसी के 115, किसी के 128, किसी के 137, किसी के 140, है ना, किसी के 122, किसी के 127, किसी के 128, किसी के 119, किसी के 113। मैं जो आपको ये बात दे रहा हूँ ना, ये सब देख लो। फोर्थ पेपर में 100 से कम किसी के नहीं है। आपको मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे ही कई पढ़ाए हुए और मेरे ही कई नए पढ़ाए हुए, मतलब मेरे पढ़ाए गए दोस्तों के जो जानकार लोग हैं। जैसे मान लो इस बार के 2018 के सिलेक्शन में बता रहा हूँ, एक है महिला जो और सब पेपरों में, एक पेपर में उनके 100 प्लस नंबर हैं, एक पेपर में उनके 90 प्लस 95 प्लस नंबर हैं, एक पेपर में उनके थर्ड पेपर में शायद उसमें उनके 97 या 8 नंबर हैं, लेकिन उनके फोर्थ पेपर में मात्र 90 नंबर हैं। जो कि 2016 वाली वैकेंसी में 112 नंबर लाए थे या लाई थी, वो अब 90 नंबर लाई है फोर्थ पेपर में। आप समझ रहे हो, लगातार रेशियो घट रहा है नंबर आने का। सोचो, जो लड़की 112 नंबर फोर्थ पेपर में लाई थी, वो 2016 में 112 ला रही है, 2018 में 90 नंबर ला रही है, 2016 में अकाउंट सर्विस में जा रही है, और 2018 में उसका सिलेक्शन हो ही नहीं रहा, 500-400 के बीच में सेलेक्ट हो रही है। मतलब कि अब तो कुछ नहीं मिलेगा, स्टेट सर्विस तो मिलने से रही, अलाइड मिलेगी। आप समझ लो, ये 90 नंबर और 112 नंबर में जो इसके 22 नंबर का अंतर आया है ना, ये अंतर क्यों आया है? ये अंतर का एक मुख्य कारण है, अब मैं आपको बता देता हूँ। कहने को तो बहुत सारी बातें मार्केट में चलती रहती हैं, अपन बड़ी बड़ी बात नहीं करेंगे, अपन स्टूडेंट लोग हैं, स्टूडेंट की तरह बात करेंगे, आचार्य पढ़ाने वाले हैं उनकी तरह बात नहीं करेंगे। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ क्या है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण। अगर आप बड़े आचार्यों से पूछोगे, एग्जाम देने वाले बच्चों से पूछोगे, जो सेलेक्ट हुए या नहीं हुए उनसे पूछोगे, जिन जिन का इंटरव्यू कॉल हुआ और फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ उनसे पूछोगे, तो वो कहेंगे हिंदी का पेपर या फोर्थ पेपर लेंदी था। वो क्या कहेंगे? हिंदी का पेपर बहुत लेंदी पेपर था, लेंदी पेपर था। लेंदी पेपर बोलेंगे आपको कि बहुत लेंदी पेपर था, हो ही नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? अरे भाई इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आता नहीं था। पेपर कोई लेंदी नहीं होता, याद रखना। पेपर आता नहीं है इसलिए लेंदी लगता है। अगर आता नहीं है तो आपको लेंदी लगेगा, अगर आता है तो लेंदी नहीं लगेगा। याद रखना, पूर्व धारणा से बनता है पेपर। पेपर पूर्व धारणा के आधार पर बनाया जाता है। और पूर्व धारणा कैसी? अगर वो पेपर आपको दे रहा है, 120 नंबर की हिंदी पूछ रहा है, तो आपको बकायदा 4 संधि के क्वेश्चन पूछे तो उनके सामने जगह देगा। 4 उसके क्वेश्चन पूछे आपसे, प्रत्यय के पूछे तो उनके सामने जगह देगा। आपसे व्याकरण के अलावा अगर पत्र पूछा है, आपसे संक्षिप्तीकरण पूछा, आपसे अनुवाद पूछा, आपसे पल्लवन पूछा है, आपसे अगर निविदा पूछी है, फिक्स जगह है उसकी, तो भाई उसने तो फिक्स जगह दी है आपको पेज में। उसने आपसे ऐसा थोड़ी है कि आपसे एक पत्र पूछा 10 नंबर का और उसके आगे 5 पेज खाली छोड़ दिए।
ऐसा तो नहीं किया ना उसने। अगर आपको एक पत्र दिया, उसके आगे 1.5 पेज ही खाली छोड़ा है, उसको पता है कि कितनी शब्द सीमा है, वो तो शब्द सीमा और लिख के दे रहा है कि निबंध 250 शब्द का ही लिखना है। अब इसके बाद आप कहो कि पेपर लेंथी था, तो ये आप मूर्ख हो या आपको पढ़ाने वाले मूर्ख हैं? मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पेपर लेंथी है। पेपर लेंथी इसलिए लगता है क्योंकि आपको आता नहीं है पेपर। पेपर क्यों नहीं आता? उसका कारण है क्योंकि आप हिंदी को वही आचार्यों की तरह पढ़ के जाते हो। संधि छह मतलब लोग ना संधि 1-1 महीने तक पढ़ते हैं, 1 महीने तक संधि पढ़ रहे हैं, प्रत्यय 10-10 दिन तक पढ़ रहे हैं, उपसर्ग 10-10 दिन तक पढ़ रहे हैं। ये 3 पढ़ने में ही आप अपने 2 महीने बिता देते हो। तो फिर कौन करेगा आपके उसको? शब्द शुद्धि को कौन करेगा? वाक्य शुद्धि को कौन करेगा? मुहावरे लोकोक्ति को कौन करेगा? शब्द युग्म पर्यायवाची को कौन करेगा? इनकी जैसे ही बात आती है, संधि उपसर्ग और प्रत्यय आपको समझाने के बाद अक्सर अध्यापक आपसे बोलते हुए सुने जाते हैं, देखो ऐसा है, समझाने वाली चीज संधि थी, उपसर्ग था, प्रत्यय था, समझा दिया। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, शब्द युग्म, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, पारिभाषिक शब्दावलियां रटनी पड़ेंगी, खुद को पढ़नी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होता। याद रखना, छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं। अगर आपको वो छोटी छोटी ट्रिक्स आती हैं तो आप शब्द शुद्धि वाला शब्द देखोगे तुरंत सही कर लोगे, वाक्य शुद्धि देखोगे तुरंत सही कर लोगे, पर्यायवाची में थोड़ा सा इशारा मिला तुरंत सही कर लोगे, विलोम शब्द है तुरंत सही कर लोगे। पता होना चाहिए, ऐसा नहीं आपको। और ये भी एक चक्कर है, हर किसी को पेपर में भी क्या होता है, आरएस मेंस के पेपर में अपने पास ऑप्शन होते नहीं है, अपने को लिखना पड़ता है। अब लिखते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखो। जैसे कुछ लोग हैं कहते हैं कि यार मैं पेपर तो हिंदी का सही करके आया पर मेरे तो नंबर आए नहीं, क्योंकि अगर हिंदी में सही नंबर आते ना मेरे, तो इंग्लिश तो मैं 25 नंबर की सही करके आया हूँ, एग्जैक्ट 25 तो मिलेंगे ही, तो फिर भी मेरे नंबर क्यों नहीं आए? भाई ऐसा है, इसलिए नंबर नहीं आते। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, मजाक के तौर पर लेना। जैसे मैंने कहा पुरुष, तो पुरुष का अगर विलोम शब्द उसने लिखवाया, तो पुरुष का विलोम शब्द आप क्या लिखोगे? अब देखो, लिखने वाले के पास ऑप्शन क्या क्या है। पुरुष का स्त्री भी लिख सकता है, पुरुष का महिला भी लिख सकता है, पुरुष का औरत भी लिख सकता है, पुरुष का नारी भी लिख सकता है, पुरुष का मादा भी लिख सकता है। अब बताओ आप ऐसा क्या लिख के आओ कि अगर इसके लिए 1 नंबर तय है तो वो आपको 1 नंबर मिल जाए। याद रखना, कुछ लोग क्या करते हैं, उपसर्ग वाले में संधि का रूल लिखाते हैं, संधि वाले में उपसर्ग का रूल लिखाते हैं और फिर उनको नंबर नहीं मिलता। अब पुराने अपने जो लोग सेलेक्ट हुए उनकी कॉपी देखो, आपको पता लगेगा कि सही था पर गलत कर दिया। अरे गलत है भाई, गलत है कि अगर आपने उपसर्ग रूप अलग होता है, संधि रूप अलग होता है। अगर आपसे दिया है किसी चीज का विलोम शब्द, तो उसका विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? याद रखना, औरत कभी भी पुरुष की नहीं हो सकती, क्योंकि औरत हमेशा आदमी की होगी। पुरुष की नारी नहीं हो सकती, नर की हमेशा नारी होगी, या नर की मादा होगी। ऐसे ही पुरुष की या तो स्त्री हो सकती है या महिला हो सकती है। तो आपको चूज करना है। आप कई लोग पुरुष का लिख के आ गए जल्दीबाजी में औरत, और उसने काटा हुआ है कि पुरुष का विलोम औरत नहीं होता, तो ये गलत नहीं है। याद रखना, औरत आदमी की होती है, महिला और स्त्री पुरुष की होती है, नारी नर की होती है और मादा नर की होती है। तो ये अगर अपने को ये छोटी छोटी चीजें अगर पता होंगी तो मेंस में नंबर भी आएंगे, पेपर भी जल्दी होगा। अब देखो, अपन डिटेल में सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस के साथ पुराने पेपर को डिस्कस करेंगे। पुराने पेपर में मैं आपको बताऊंगा छोटे छोटे तरीके। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। हिंदी वाले ने तो फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिंदी अपने जीवन में पढ़ी हुई होती है, ग्रेजुएशन तक पढ़ी हुई होती है, कहीं ना कहीं उन्होंने पेपर दे रहे होते हैं कंपटीशन को, उनके समझ में आ जाती है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, जो अभी बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, ये डेंटिस्ट्री की पढ़ाई, बीडीएस, आजकल बीडीएस बहुत डॉक्टर बन रहे हैं, वो बीडीएस वाले बहुत आरएस बन रहे हैं। तो ऐसे लोग जो करके आते हैं ना, इनको समझ में नहीं आता कि यार ये संधि वगैरह कैसे करें, ये करें। तो देखो, इनमें छोटे छोटे तरीके होते हैं। सबसे पहले अपन सिलेबस समझते हैं कि अपने सिलेबस का ये जो हिंदी वाला 120 वाला भाग है, ये 120 को इन्होंने कैसे कैसे बांटा हुआ है और कहाँ कहाँ हमें कितने नंबर लाने हैं कि हमारा जो स्कोर है 4th पेपर में इंग्लिश के साथ 120 प्लस रहे। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपके 4th पेपर में 120 प्लस नंबर हैं इंग्लिश और हिंदी मिला के, तो याद रखना, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। सिलेक्शन से सच में कोई नहीं रोक सकता आपको, क्योंकि 120 प्लस नंबर में, अब ये याद रखना कि जो 120 नंबर हिंदी वाले हैं ना, इस हिंदी वाले नंबर में से जो स्टूडेंट 90 प्लस नंबर लाएगा वही सच में 120 प्लस पहुंच पाएगा। क्योंकि इंग्लिश का तो क्या है, 80% वाला 80 नंबर की हिंदी है, 80 नंबर की इंग्लिश है। आप इसमें से हद मार के 50 ला सकते हो, 60 ला सकते हो।
लेकिन अगर आपके यहाँ पर 90 होंगे तो यहाँ पर अगर 50 लाते हो तो देखो अपन तो उस तरह से बात कर रहे हैं कि मान लो कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है और उसकी इंग्लिश कमजोर है, तो हम तो मान के चल रहे हैं कि वो 80 में से 30 ही ला पाएगा। तो भैया तू यहाँ पे 90 ला, यहाँ पे 90 ला फिर। और अगर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो भैया तू भी यहाँ पे 90 ला, जिससे कि तू यहाँ पे 50 लाके और तेरे इधर 140 कर सके और तू फिर टॉपर्स में आ सके। तो टॉपर्स में आने के लिए आपका फोर्थ पेपर डिसाइडिंग होता है, ये फोर्थ पेपर डिसाइडिंग है आपका। तो देखो अपन एक चीज को समझते चलते हैं कि कैसे अपने को कौन कौन से पोर्शन को कहाँ कहाँ समझना है, किस तरह बांटना है, जिस तरह की हमें, और एग्जाम देते समय प्रेफरेंस कैसे देनी है, ये भी एक समस्या है। मान लो कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रामर का पोर्शन किया है हिंदी का और डायरेक्ट ऐसे लिखने लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं पहले पत्र वत्र लिखने लग जाते हैं, बाद में ग्रामर करते हैं। तरीके से अगर आप पेपर करोगे, पेपर समय से पहले होगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा पेपर छूट जाएगा, मतलब आजकल लोगों ने इस तरह की बातें करना चालू कर दी है मार्केट में, क्योंकि टीचर्स को पता है कि यार मेरे पे इतना ज़्यादा पढ़ाना आता नहीं है, मैं ऐसी कौन से तरीके बताऊं कि जिससे शॉर्ट में लिख दे। भाई अभ्यास, देखो एग्जाम में अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे पेपर लेंथी लग रहा है तो याद रख लो आप पेपर सोच रहे हो, फिर उत्तर लिखते समय, उत्तर लिखते अगर सोच रहे हो तो पेपर लेंथी लगेगा। सोचना नहीं है, गणित की तरह चलना है। अगर आपसे कहा 2 + 2 कितने होते हैं तो आपको तुरंत पता होता है 4 होते हैं, ऐसे इसमें पता होना चाहिए। तो देखो हम एक सिलेबस के एक पॉइंट की बात करते हैं। पुराने पेपर को समझते हुए मैं बताऊंगा किस तरह कौन सा पोर्शन पहले करना है और फिर अपने को उत्तर देने। तो देखो सामान्य हिंदी का आपको जो फोर्थ पेपर आएगा ये 120 अंक का होगा। इसमें लिखा हुआ है अभ्यर्थी की भाषा विषयक तथा उसके विचारों की सही, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण। याद रखना, सही होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और प्रभावपूर्ण होना चाहिए आपका प्रेजेंटेशन, उसकी परख है। आपको निबंध दिया था पिछले साल राजस्थान में पर्यटन के आयाम, विभिन्न आयाम। अब आप उसको सही लिख के आओगे, स्पष्ट लिख के आओगे और प्रभावपूर्ण लिख के आओगे तो आपको 20 नंबर में से 15 नंबर मिलेंगे। अब कुछ लोग हंसेंगे 20 में से 15 तो नहीं आते, क्योंकि हमारे आचार्य महोदय कहते हैं ऐसे, अरे 20 में से 16 भी ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो इतनी बात कह रहा हूँ, जो आदमी आपसे कहे ना नहीं आते, मैं जानता हूँ, मैंने पुराने टीचरों से बात की है, झूठ बोल रहा है वो आदमी। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें पेपर नहीं लाए जा सकते, बशर्ते आपने उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया हो, है ना। तो मतलब क्या है, सामान्य हिंदी में आपको सही, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण अगर आपकी जानकारी होगी और अगर ऐसा आप डिलीवर करके आते हो तो आप समझो कि आपका पेपर सही जाएगा। अब देखिए आपका सिलेबस पहले अपन देखते हैं। सिलेबस में क्या है, अंक 50 का है भाग ए, अंक 50 का है, 120 नंबर की हिंदी है। 120 नंबर की हिंदी को इन्होंने डिवाइड किया है, इसमें ए पोर्शन दिया है, ए भाग को इन्होंने 50 नंबर में लिया है। 50 अंक का ए भाग है और इस 50 अंक के ए भाग को ये बोलते हैं व्याकरण वाला भाग। अब याद रखो मित्रों, अगर इस व्याकरण वाले भाग में आपको नंबर लाने हैं तो कितने लाने हैं। अब आप में से कुछ कहेंगे मैं तो 40 ले आऊंगा, मैं तो इसमें 42 ले आऊंगा। मेरा ये खुद मित्र है जो RS का इस बार इंटरव्यू दिया, हालांकि सेलेक्ट नहीं हो पाया, मुझसे बोलता था भैया यार है ना इसमें तो 40-42 आ जाएंगे। मैंने कहा देख दिक्कत में तो पेपर का कोई भरोसा नहीं है, कैसा आ जाए, तो इसको 50 को 50 कर, तो हंस जाता था क्योंकि ऐसे थोड़ी होते हैं। तो मैंने कहा हो जाएंगे यार, ऐसे कौन बड़ी बात है, अगर तुझे ट्रिक्स आती हैं, अगर तुझे लिखना आता है, ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, समझ की जरूरत होती है, तो आप तू 50 में से 50 ला सकता है। नहीं तो अगर थोड़ा भी अगर गड़बड़ है तो मान ले 50 में से 49 लाना कोई बच्चों का बात नहीं है, बहुत आसान काम है। बस आप काम वैसे किए हो, सीरियस बिल्कुल गंभीरता से आपने सब्जेक्ट को लिया हो, एक एक टॉपिक को समझा हो, तो 49-50 नंबर लाना आसान है। ये एकदम मैथमेटिकल नंबर होते हैं ये व्याकरण के। इस व्याकरण के 50 में से 50 लाने होते हैं। और देखो मैं आपको अभी शब्द और बताऊंगा इसमें कितने शब्द होते हैं। अब आप खुद हंसोगे कि यार पेपर लेंदी होता नहीं है, हम पेपर को लेंदी बना देते हैं। कैसे, देखो इसमें लिखा हुआ है संधि एवं संधि विच्छेद, दिए हुए शब्दों की संधि करना और संधि विच्छेद करना। मतलब एक तो टॉपिक है आपकी संधि, दूसरा है उपसर्ग का सामान्य ज्ञान, उपसर्गों की संरचना और उपसर्गों और शब्द का पृथक करना। ठीक है, एक है प्रत्यय, प्रत्यय के लिए भी यही है, प्रत्ययों को अलग करना और जोड़ना। फिर ऐसे ये पर्यायवाची शब्द, फिर है विलोम शब्द। तो देखो मैं यहाँ नंबरिंग डाल देता हूँ, एक क्वेश्चन मतलब दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक और चौथा टॉपिक। फिर अपने 5वां टॉपिक है विलोम शब्द, है ना। फिर अपने 6वां टॉपिक है श्रमशुद्ध भिन्नार्थक शब्द जिसे आप शब्दयुग्म बोलते हो। फिर अपने हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, 7वां टॉपिक जिसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हो। फिर आपने 8वां है वाक्य शब्द शुद्धि का, 9वां टॉपिक है वाक्य शुद्धि का। फिर 10वां है मुहावरे एवं मुहावरों का वाक्य में प्रयोग। 11वां है कहावत लोकोक्ति केवल भावार्थ।
केवल भावार्थ, और पारिभाषिक शब्दावली प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समानार्थी हिंदी पारिभाषिक शब्द। लेकिन मैं आपको जैसा सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है उसका सिलेबस चेंज होके आया है। आरएएस प्री के लिए और आरजेएस प्री के लिए जिस तरह आरजेएस प्री, आरएएस नहीं, आरजेएस प्री के लिए जो हिंदी में सिलेबस चेंज होके आया है उसको मैं पूर्वाग्रह मानते हुए, उसका पूर्वाग्रह मेरे दिमाग में है, तो उसको मानते हुए मैं सोच रहा हूँ कि इस बार आरएएस मेंस का पेपर जो हिंदी का है उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। हिंदी वाले में, हिंदी के सिलेबस में आपको प्रशासनिक शब्दावली के साथ विधिक शब्दावली, लीगल वर्ड्स भी वो जोड़ के देगा, विधिक शब्दावली, है ना। तो विधिक शब्दावली भी जोड़ के दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, विधिक शब्दावली आपको जोड़ के देना चाहिए, क्योंकि सब इंस्पेक्टर में दिया है, आरजेएस प्री में दिया है, तो इसमें भी देगा, क्योंकि पारिभाषिक शब्दावलियों के साथ अब लीगल वर्ड्स हैं उनको देने लग गए हैं। तो देखो अपने कितने टॉपिक हो गए, 12 टॉपिक, ये टोटल अपने 12 टॉपिक है। यहाँ तक देखो संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है और पर्यायवाची है, विलोम है, संस्कृत है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति और पारिभाषिक शब्दावली। इस तरह अपने ये 12 टॉपिक हो गए। फिर और आगे देखते हैं। अब देखो फिर दूसरा अंक आ गया, कितने का, 50 शब्द, 50 अंक का भागव्यय, मतलब आपको 50 अंक में भागव्यय लिखना है। इसमें टोटल टॉपिक कितने हैं, एक है संक्षिप्तीकरण, जिसे आप इंग्लिश में प्रेसी राइटिंग बोलते हो, गद्यावतरण का उचित शीर्षक, पहले एक टाइटल लिखना है उसका, फिर लगभग 1/3 शब्दों में क्या करना है, संक्षिप्तीकरण करना है। तो मतलब शब्द सीमा कितनी है कि आपका संक्षिप्तीकरण विद टाइटल, विद शीर्षक, शीर्षक के साथ 100 शब्द का होना चाहिए, शीर्षक को अलग से मत करना। आपका संक्षिप्तीकरण है ना शीर्षक के साथ 100 शब्द का होना चाहिए। ये कहोगे भाई वो गद्यावतरण के शब्द सीमा दे रहा है, अगर आपका देखो आपको 1/3 करना है, अगर आपको मान लो 100 शब्द है तो 100 का 3वां हिस्सा लिख दो, है ना, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, है ना। यहाँ पे आपको लगभग 33 से 35 शब्दों के बीच में आपको संक्षिप्तीकरण करके आना है। अगर उसने 400 शब्दों का गद्य दिया है तो आपको 400 शब्दों का तीसरा हिस्सा लिख के आना है, 3 एकम 3, फिर है ना 13 × 3 = 39, है ना, और फिर तो लगभग आपको 140 शब्द लिख के आने। अगर आप लगभग 140 शब्द लिख के आओगे तो आप कह सकते हो कि मतलब आपने क्या किया है, संक्षिप्तीकरण, क्योंकि वो 1/3 कह रहा है तो आपको 1/3 ही लिखना है। अब लोग संक्षिप्तीकरण को ही कैसे लिख के आते हैं, संक्षिप्तीकरण को पल्लवन की तरह लिख के आते हैं। वो क्या सोचते हैं संक्षिप्तीकरण करना वैसे ही है जैसे क्या कर दिया, जैसे अपन स्कूल टाइम में करके आते थे कि जो काम की बातें होती थी तो उन्हीं को एज इट इज चिपका देते थे नीचे। अरे भाई वो मूर्ख नहीं है, आरएएस मेंस का पेपर ले रहे हैं वो लोग, कमीशन पेपर ले रहा है, कमीशन आपको 10 नंबर जोड़ के चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि 5 टॉपिक है अंक व्यय में, 1 2 3 4 5, प्रत्येक के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। जब 10 अंक का आपसे मैटर लिखवाएगा तो ऐसा थोड़ी उसमें से कट कॉपी पेस्ट कर दोगे, नंबर नहीं मिलेंगे, 10 में से 1 नंबर मिलेगा या 1.5 नंबर मिलेगा, खुश हो जाना उन्हीं को लेके, या तो 1 नंबर मिलेगा 1.5 नंबर मिलेगा। अगर 10 नंबर प्राप्त करने, 10 में से 8-9 नंबर तक जाना है तो आपको इसके लिए ट्रिक समझनी होगी, इसके लिए अपने को प्रैक्टिस करनी होगी, और उसके लिए पहले उसको पढ़ के, और उसके लिए जो हम क्या सोच पा रहे हैं वही संक्षिप्तीकरण है, उसका क्रक्स हमने जीस्ट क्या निकाला वही संक्षिप्तीकरण है, वो जीस्ट ही लिखना है। ऐसा नहीं कि उसने जो बातें लिख दी उसी को एज इट इज काट कॉपी पेस्ट करके और चिपका दिया, तो आप सोचो आशा करो कि मुझे तो 6 और 8 नंबर मिल जाएंगे। और मैंने देखा है, मतलब पेपर देने के बाद आके ऐसे ही जोड़ते हैं, यार मैंने संक्षिप्तीकरण तो ऐसे लिख दिया तो इसमें मेरे 5 आ जाएंगे, इसमें मेरे 6 आ जाएंगे, और खुद जोड़ के रखते हैं कि 4th पेपर में 140 प्लस जा रहे हैं, और जब 4th पेपर में रिजल्ट आ रहा है तो नंबर आते हैं 80 नंबर, तो दोनों मिला के नंबर आते हैं 90 नंबर आते हैं 93 नंबर। ये इसीलिए आते हैं क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी गलत है, आप गलत तरह से काउंटिंग कर लेते हो। फिर दूसरा आपका टॉपिक है पल्लवन। पल्लवन क्या होता है, जिसे आप इलेबोरेशन कहते हो हिंदी में, वो इंग्लिश में इलेबोरेट, किसी चीज को इलेबोरेट करना। आपको एक पंक्ति दे दी, एक सूक्ति दे दी, एक वाक्य दे दिया, उसका आप इलेबोरेट कर रहे हो कि जैसे महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता के सीपी में पलता है। आपको ये पंक्ति दे दी, अब इसे लिखो, जितने शब्द इसने 100 शब्द लिख रखा है तो 100 शब्द में आपको लिख के आना है। मतलब देख लो 100 शब्दों में आपको लिख के आना। अब 100 शब्द का मतलब जो भी आपके 1.5 पेज उसने खाली दिया है उसमें आपको लिख के आना है ये। फिर उसके बाद तीसरा टॉपिक है अपना क्या, कि पत्र लेखन। पत्र में कौन कौन से जो इसने दिए वे केवल वही पढ़ने, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। नो मैटर कि आपके मार्केट में 100 तरह के पत्र मिल रहे हैं किताबों में, आपको गाइडों के अकॉर्डिंग नहीं चलना। आपको उसने दिया है सामान्य कार्यालयीय पत्र, ऑफिस लेटर, कार्यालयीय आदेश, है ना, अर्धशासकीय पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर और रिमाइंडर अनुस्मारक। ये 4 अगर दिए तो 4 पे ही तैयारी करो, इन 4 को ही ऑफिशियली तरीके से रट के जाना अपने को। फिर उसके बाद चौथा आता है प्रारूप लेखन, ड्राफ्टिंग करना। ड्राफ्टिंग कैसे,
एक तो अधिसूचना की, एक निविदा की, टेंडर की, एक परिपत्र की, सर्कुलर की और एक विज्ञप्ति कम्युनिक की। तो मतलब आपको अधिसूचना, निविदा, परिपत्र और विज्ञप्ति, मैं ऐसे कहूं तो 1 2 3 4 4 टॉपिक ऊपर और 1 2 3 4 4 टॉपिक नीचे, मतलब ये 20 नंबर के 8 टॉपिक है आपके पास। तो आपको पत्र लेखन करना है किसका? सामान्य कार्यालय पत्र का, कार्यालय आदेश का, अर्धशासकीय पत्रकार, अनुस्मारक का। तो आप सोच रहे होंगे ये कर रहा है तो इसको प्रारूप लेखन क्यों लिखा है? देखो मित्रों, इसको प्रारूप लेखन इसलिए लिखा है, आज का ही आप अखबार उठा लेना, दैनिक भास्कर या पत्रिका, आप देखोगे उसमें निविदा आई हुई है ना। जैसे कि ये पूरा पेज है, उन्होंने ऊपर विभाग, सरकार का नाम, विभाग का नाम लिख रखा है, ये निविदा संख्या, ये उन्होंने दिनांक और निविदा संख्या लिख रखी है। फिर उसके बाद उन्होंने जिस संस्था का उसका नाम लिख रखा है, फिर निविदा की जो जो शर्तें हैं वो लिख रखा है, फिर हस्ताक्षर वगैरह लिख रखा है और जो जिसको प्रेषित करनी है वो लिख रखा है। क्योंकि ये प्रारूप है, ये इसी फॉर्मेट में जाएगा, इसी फॉर्मेट में जाएगा, इसीलिए इसको प्रारूप लेखन कह सकते हैं। परिपत्र का भी एक प्रारूप होता है, विज्ञप्ति का भी एक प्रारूप होता है। आप देखते हो ना, कोई भी विज्ञप्ति आती है, प्रेस विज्ञप्ति आ जाए, कोई सी विज्ञप्ति, फिक्स प्रारूप है, इसलिए प्रारूप लेखन कहलाता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, निविदा लिख के आए, दिनांक मान लो इधर आती है, इधर की जगह इधर लिख दी, मान लो हस्ताक्षर इधर की जगह इधर लिख दिए, पूरी कट जाएगी, या फिर कम से कम नहीं तो आपके 1 2 नंबर तो खाई जाएगा वो। तो इसलिए ध्यान रखो कि फिक्स प्रारूप होता है, फिक्स होता है। और पता नहीं कुछ लोग कैसे, मतलब स्टूडेंट भी बातों में आ जाते हैं, कैसे 3-3 पेज की निविदाएं लिखेंगे, 4-4 पेज के लेटर लिखेंगे। अरे भाई इतना याद नहीं करना, काम सारगर्भित हो, समझ में आने वाली हो, भाषा सरल हो, जिससे सामने वाला पढ़े। आप उसके जो जितने भी स्टैंडर्ड हैं, अगर निविदा में शर्तें लिखी जानी है तो 2-4 शर्तें भी लिख कर आओ। अगर उसमें टेंडर के लिए जो सूची देनी है कि कितना पैसा है, तिथि कौन सी है, अगर वो सेक्शंस हैं उनको लिख के जाओ, तो आप कह सकते हो कि हाँ आपका काम हो गया। जरूरी नहीं है बहुत लेंथी लिख के आना है। फिर आपके क्या होता है, एक अनुवाद, 5वां टॉपिक, क्या? दिए हुए अंग्रेजी अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद, और शब्द सीमा लगभग 75 शब्द। अब देखो अनुवाद का मतलब क्या है, मैंने आपसे कहा राम इज ए गुड बॉय, इसका अनुवाद इतना ही होगा, राम एक अच्छा लड़का है। इसके अलावा लिखते हो तो वो नंबर कट जाएंगे। अब ये आपको नहीं सोचना कि अरे यार कुछ अच्छा लिख दूं तो अनुवाद में अच्छे नंबर में, कुछ नहीं। अगर उसने लिखा है राम इज ए गुड बॉय, तो आपको अनुवाद इतना ही करना है, राम एक अच्छा लड़का है। कुछ लोग इसमें भी अपना दिमाग लगाते हैं, डेढ़ होशियारी करके क्या करते हैं, अनुवाद को ही थोड़ा सा खींच देते हैं, यार थोड़ा सही से लिख के आऊंगा ना तो हो सकता है ज्यादा, ऐसे ना मिलते नंबर उतने ही मिलेंगे जितने का है। तो ये भी तो देखो, आपके 5 टॉपिक हैं, अंक जो भाग व्यय है वो 50 अंक का है। 5 टॉपिक इसमें आ रहे हैं, कौन कौन से? सबसे पहले संक्षिप्तीकरण, दूसरा है पल्लवन, तीसरा है पत्र लेखन, चौथा है प्रारूप लेखन और 5वां है आपका क्या? अनुवाद। तो आप इसके 50 नंबर हैं। और आखिरी आपका भाग 6 है, भाग 6 का सीधा सीधा दिया है अंक 20, और अंक 20 में उसने क्या लिख के दिया है, भाग 6 का है अंक 20। इस अंक 20 नंबर के अंकों में क्या है, किसी सामयिक, देखो सामयिक मतलब करंट का, देखो आप देखते होंगे ना करंट अफेयर की जब बुक आती है तो उस पर क्या लिखा आता है, समसामयिकी, समसामयिकी लिखा आता है ना, सामयिकी, समसामयिकी लिखा आता है ना। करंट अफेयर को आप समसामयिकी बोलते हो। तो सामयिक का मतलब कि एक तो करंट अफेयर का एवं अन्य विषय पर निबंध लेखन ये आता है, और शब्द है इसमें 250 शब्द। अब आप में से कुछ लोग वैज्ञानिक बन जाते हैं, 250 मतलब 250, अरे ऐसा नहीं होता भाई। एक बात आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा निबंध के मामले में इस चीज़ को याद रखो। क्या याद रखना है कि निबंध के मामले में अगर उसने 250 शब्द का निबंध दिया है और आपको उसने 3 पेज खाली दिए हैं, मान लो ऊपर आपका निबंध का टाइटल लिख दिया और आपको 3 पेज खाली दिए हैं, दैट मीन्स कि वो जानता है कि एक बच्चा 250 शब्दों को लगभग 3 पेज में लिख के आता है, लगभग। अगर कोई बहुत ज़्यादा पास लिख रहा है तो उसका यहाँ तक पूरा हो जाएगा, अगर कोई खुला लिख रहा है तो उसको यहाँ तक पूरा हो जाएगा, अगर कोई सामान्य तरीके से लिख रहा है तो उसका यहाँ तक पूरा हो जाएगा। अरे भाई अगर थाली में उतने व्यंजन ही नहीं है, इस थाली को मैं खाली छोड़ दूँ और कहूँ कि इसमें बताओ कि भोजन कैसा है और कितने प्रकार का है, 3 ही प्रकार का है। अरे आपको अगर थाली खाली दिए तो पूरी भर के तो आओ, आप उसको नंबर देने के लिए जगह तो दे के आओ, आप उसको पूरा तो लिख के आओ निबंध को। कुछ लोग हैं, जैसे अभी मैं बताता हूँ, मैं जैसे जुडिशरी के लिए भी पढ़ाता हूँ निबंध वगैरह सारी चीज़ें, या जो मेंस के लिए हरियाणा के लिए लिटरेचर पढ़ाता हूँ, लोग पूछते हैं कितने नंबर की व्याख्या करें, या कितने शब्दों में व्याख्या करें, या कितने शब्दों में निबंध लिख के आए। अरे भाई शब्द से क्या मतलब है, उसने दे रखा है 5 पेज खाली, तो सीधी सी बात है 500 शब्द का निबंध लिख के आना है। और 5 पेज, अगर आपको एक निबंध का टाइटल लिख के उसके नीचे 5 पेज खाली दे दिए तो वो वाली बात है, पढ़े के आगे ढकोला गेरा कि बेटा
कांधे वो कंडा लेने भेजेगी। तो वो वाली कहावत है यहाँ पे तो कि पढ़े के आगे ढकोला डाल दिया, उसने कह दिया भाई 5 पेज खाली लिख के जा, अभी तेरी मर्जी है कि तू उसको 2 में पूरी करे 5 में पूरा करे। अरे 5 की चीज 5 में पूरा करो ना भाई, 5 की चीज 5 में पूरा करो। जब वो पूर्वाग्रह लेके ही चल रहा है, पूर्व धारणा बना के ही चल रहा है वो कि मैं तो 5 पेज खाली दिया हूं, 5 पेज में अगर आप लिख के जाते हो तो आप अपने विचारों को बेहतर तरह से प्रस्तुत कर पाओगे और मैं आपको नंबर देने की उसमें हद में रहूंगा। तो आप उसको देके तो आओ। तो आप क्या करना है, 250 शब्द का निबंध है, आपको जितने पेज खाली दिए हैं आप अपनी राइटिंग देख लो कैसी है। अगर बहुत ज्यादा चिंगी मिंगी लिख रहे हो तो उसे दूर लिखना चालू कर दो, बहुत ज्यादा दूर दूर लिख रहे हो तो उतना चालू कर दो कि वो दिए हुए पेजेस में पूरी आ जाए। एक स्टैंडर्ड राइटिंग आपकी होनी चाहिए जिससे उसके दिए हुए पेज में आपके क्या है, पूरा का पूरा निबंध आ जाए। ये तो रहा सिलेबस की बातें। 20 अंक का है, इस पे अभी बात करेंगे कि आपके अंक कैसे आएंगे, या इन पे बात करेंगे कि इनमें पूरे पूरे अंक कैसे आएंगे, क्योंकि आप में से कुछ लोग अभी हंसेंगे थोड़ी देर बाद। कहीं मैं उनसे कहूंगा कि हिंदी में आप 120 में से 95 नंबर लेकर आओगे, तो कुछ लोग हंसेंगे ऐसे थोड़ी होता है। अरे ऐसे होता ही नहीं, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। अगर आप सच में तैयारी करके गए हो, ऐसा नहीं कि एक आदमी से पढ़े, उसने संधि उपसर्ग और प्रत्यय तो आपको 1.5 महीने तक पढ़ाए और पर्यायवाची और ये सब पढ़ाते समय उसकी मतलब दिमाग की जो बत्तियां बुझ गई, ऐसे नहीं। अगर आप किसी से पढ़ रहे हो तो आपको एक एक शब्द पढ़ाए। जैसे एक बात बताओ, आपको हिस्ट्री पढ़ाते हुए कोई वो कह दे कि चल बेटा ऐसा है, तुझे वैदिक एज पढ़ा दिया, अब जैन बौद्ध और महाजनपद तू खुद ही पढ़ लेना, चलो हो गया तेरा कोर्स, तो आप मानोगे क्या? जब वहां पे नहीं मानते तो फिर हिंदी में क्यों मान जाते हो? हिंदी में जैसे आप शब्द शुद्धि पढ़ने लगोगे, और मैं तो मतलब इतना शर्म आती है उन लोगों को देख के कि ये अध्यापक क्यों बन गए, ये नाम खराब कर रहे हैं अध्यापक जाति का। कैसे? शब्द शुद्धि वाली बात पे क्या कहते हैं, शब्द शुद्धि तो होती ही नहीं है कुछ। शब्द शुद्धि तो क्या है, 10-5 शब्दों की शब्द शुद्धि वाला होता है। अरे भाई तुम समझाओ तो सही, समझाओ तो सही स्टूडेंट को। शब्द शुद्धि आपको फिर पता लगेगी कितनी तरह की होती है, कौन कौन सी ट्रिक्स निकल के आती हैं और किस तरह से आप चीजों को जोड़ना बताते हो कि आपके बच्चे को अगर संधि उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं तो वो शब्द शुद्धि किस तरह सही करेगा। तो ये आपको बताना होगा। खुद स्टूडेंट डिमांड करे कि भाई हमें तो शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि सिखा तू, अगर नहीं सिखाएगा तो हम कैसे पास होंगे। तो आपको देखो, जो गणित के नंबर आते हैं ना आपके हिंदी में, उनको तो 100% सही ही करके आना है, तो आप 90-95 नंबर 120 में से लाओगे। मैं उन हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं जो बेचारे गांव की स्कूल से पढ़ते हैं। अपन गांव की स्कूल कोई बेकार नहीं होती, मैं खुद इंदौर का रहने वाला हूं और बिल्कुल एकदम गांव की भाषा में ही पढ़ा हुआ हूं, एकदम सामान्य भाषा में, लेकिन हिंदी अगर जानता हूं और हिंदी पढ़ना सीखा है तो एक एक चीज को सीखा है, तो आपको भी सीखना है। तो हम लोगों के साथ ऐसा नहीं कि अपन ने पूरी ग्रेजुएशन और एमए तो दुनिया भर की हिंदी में कर ली और फिर अपने 120 में से आ रहे हैं 65 नंबर, 120 में से आ रहे हैं 60 नंबर, 120 में से आ रहे हैं 55 नंबर। तो शर्म से डूब मरना चाहिए हमें, क्योंकि अगर हमने ग्रेजुएशन और एमए अगर हिंदी में की है तो फिर हमारी हिंदी में 90+ ही नंबर आने चाहिए। और इंग्लिश मीडियम वाले अगर तुम सुन लो, तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो देखो, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर सबके लगभग बराबर होते हैं। फोर्थ पेपर ही वो पेपर है जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करवाएगा। तो अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो हिंदी को फिर 90+ पहुंचाओ, तब आप 140+ पहुंचोगे। और हिंदी मीडियम वाले क्या करो, आप हिंदी को अच्छी करके इंग्लिश को इतनी अच्छी कर लो कि इंग्लिश मीडियम वालों को कंपटीशन दे पाओ। मतलब आपका फोर्थ पेपर ही डिसाइड करेगा कि आप आरएस बनोगे या नहीं बनोगे। नहीं तो क्या, ये सब कहने की बातें हैं कि प्रैक्टिस कर लेंगे एग्जाम टाइम पे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एग्जाम टाइम पे तो देखो बहुत चीजें होती हैं। एग्जाम टाइम पे तो आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप हिंदी की चीजों को पढ़ने बैठोगे। आप में से क्या है, कई लोग हिस्ट्री इतना बड़ा पोर्शन है, कुछ लोग हिस्ट्री पढ़ने में ही रह जाते हैं, कुछ लोग एथिक्स पढ़ने में ही रह जाते हैं। तो ऐसी एक समस्या आपके सामने पैदा ना हो, तो इसलिए क्या करेंगे, अब अपन एक एक मैं आपको पुराने पेपर के साथ चीजों को समझाऊंगा, आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पेपर को अगर हल करते हैं कि आपको कोई एग्जाम में आने के बाद अगर कोई आपसे ये कहे कि पेपर लेंदी था, तो आप उसे समझा दो कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, पेपर लेंदी नहीं था, तुझे नहीं आता था और तुझे पढ़ाने वाले को नहीं आता था। ठीक है, तो देखो कैसे, मान लो ये मैंने पेपर है, इसको प्रिंट फॉर्म में करवा लिया, डायरेक्ट पीडीएफ से तो क्या थोड़ी समस्या आती, वो वर्टिकल आता है, ये हॉरिजॉन्टल है बोर्ड, इसलिए। तो देखो क्या सामान्य हिंदी का भाग है आ रहा है अपने को, भाग है में 50 अंक का है भाग है, और 50 अंक में अपने को पता है क्या, जैसे भाग है अपने 50 अंक का है, 50 अंक में आपको पता है केवल व्याकरण आती है, केवल व्याकरण आती है, और ये व्याकरण में 50 में से आप पूरे के पूरे 50 ला सकते हो। मैं कह रहा हूँ ना 50 में से 50 ला सकते हो, तो ला सकते हो नहीं लाओगे। इस बार जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ के जाएगा वो लाएगा, और मुझसे पहले जो पढ़े हुए हैं ना उनसे फ़ोन करके और जरा दिल पे हाथ रखवा लेना, क्योंकि जो सेलेक्ट हो गए वो क्या थोड़े से ऐसे भी हो जाते हैं, तो उनसे कहना बेटा तू हरीश से पढ़ा है ना, तो ऐसा करके सच बताओ उसने कैसे पढ़ाया,
और सच बताइए तेरे नंबर कैसे आए थे, वो आपको कह देगा कि मेरे को इस तरह पढ़ाया और मेरे इतने नंबर आए थे। आपके व्याकरण में नंबर नहीं कटेंगे। तो देखो आप ध्यान से कैसे कि सभी प्रश्नों के उत्तर दो, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। अब ये देखो यार 2 अंक है, ये एकदम गणितीय अंक है। कैसे? अगर जैसे उसने दिया है वर्षा प्लस ऋतु और आपने अगर कर दिया वर्ष ऋतु, अगर ये आपने कर दिया तो आप कह लोगे कि आपका ये, जैसे उसने दिया उत प्लस श्वास तो आपने इसको उच्छ्वास कर दिया तो आपका बिल्कुल सही है। अगर उसने आपको दिया है प्रति प्लस स्थित तो ये शायद मेरे को लगता है इन्होंने गलत लिख दिया। अच्छा हाँ नहीं सही है, प्रति प्लस स्थित तो आप इसको अगर करोगे तो आप इसको प्रतिष्ठित कर लिए, अगर ये आपने लिख दिया है ना। अगर उसने लिखा है गई प्लस अन और अगर आपने इसको गायन लिख दिया तो मतलब, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं, आपके 2 नंबर पक्के। अब मुझे एक बात बताओ भोले लोगों, क्यों टीचरों की बदमाशियों में फंस जाते हो, क्यों इनके आलस्य में अब पढ़ रहे हो? ये अब छोड़ो। देखो एक मैं बात कहता हूँ, द्रुत झड़ो जगत के जीर्ण पत्र। पता है पुराणों को झड़ना पड़ता है। तिरीस के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध पढ़ के देखना, आपको समझ में आ जाएगा क्या कि पुराने लोग जब तक चिपके रहेंगे ना तो आपको अब इन पुराने लोगों को छोड़ना होगा। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, आपको इन पुराने झाड़ झंखाड़ों से चिपके नहीं रहना है। अब युवा हो तो युवा की तरह सोचो, सामने वाले सोचो कि आपको पढ़ाने वाला अपने अंदर उस तरह से अपडेटेड है, अद्यतित है या नहीं है। अगर आपसे ज्यादा आपका पढ़ाने वाला अपडेटेड है ना तो आप एग्जाम में नंबर ला पाओगे, ऐसे नहीं ला पाओगे। अगर ये चारों आपने करे तो बताओ इसमें नंबर काट सकता है क्या? नहीं काट सकता नंबर। आपके 2 में से 2 ही देने पड़ेंगे। अगर आपको दिया है जैसे तद्रूप तो आपने लिखा तत्प्लस रूप, आपने को दिया है चतुष्पद तो आपने लिखा चतुर्धन पद, आपने लिखा चतु प्लस पद, है ना। एक सेकेंड देखो, तो आपको दिया चतुष्पद तो आपने लिखा चतुर्धन पद, है ना। फिर ऐसे ही आपको दिया है मधुअरी तो आपने लिखा मधु प्लस अरी, और आपको दिया है ममेतर तो इसको लिखा आपने मम प्लस इतर, है ना। तो अब आपको देखो इसमें 2 लिखे तो 2 नंबर फिर पक्के। मतलब आप कहानी समझ रहे हो। शब्द कितने हुए? 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 8 शब्द में 4 नंबर पक्के हो गए। और कुछ लोग क्या करते हैं, पल्लवन लिखते हैं। कितने शब्द का? 100 शब्द का, 100 शब्द का पल्लवन 120 शब्द में लिखा और नंबर मिले 3। ये सत्य है जीवन का, में सत्य है। आप देख लो 100 शब्द का पल्लवन लिख के आए, उसकी जगह 120 का लिख दिया और बहुत अच्छा बनने के चक्कर में नंबर मिले 3। मतलब एक बात मेरी समझ पा रहे हो कि अगर ये ग्रामर वाला, व्याकरण वाला हिंदी का पोर्शन है, अगर आप यहाँ पे 50 में से 50 नहीं लाते हो, ये पाप है आपको। RS की एग्जाम मत दो। आपको ये टारगेट तो बनाना ही पड़ेगा कि अगर कयामत का दिन ही आ जाए, सबसे कठिन व्याकरण आ जाए, बनाने वाला एकदम ये सोच के पेपर बनाए कि मैं एक भी बच्चे को पेपर में पास नहीं होने दूंगा, तो भी आपके अगर 48 नंबर आते हैं तो आप समझो RS बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा इस सेक्शन में। इसमें आपको 50 में से 48 तो उस स्थिति में लाने जिस दिन कयामत का दिन होगा, मतलब जब सबसे कठिन पेपर होगा। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा तो उस दिन भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक बात बताऊं, सारा शब्दों का खेल तो वही 1000-1200 शब्दों का है। अगर आप पूरी की पूरी व्याकरण आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे शब्द तो वहीं घूमने। अगर मैं आपको पर्यायवाची पढ़ाऊंगा तो उठ के कहोगे सर ये शब्द में ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। मैं अगर आपको संधि पढ़ाऊंगा, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाऊंगा तो आप कहोगे ये शब्द शुद्धि होगी, ये शब्द शुद्धि होगी। और जब मैं आपको शब्द शुद्धि पढ़ाऊंगा तो आप कहोगे सर इस रूल से तो ये वाले शब्द शुद्ध हो ही जाएंगे और ये तो हर साल पूछा जा रहा है। तब आपकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड ऐसे नहीं बढ़ती। अरे भाई एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि मैंने तो 100 पेपर लिख लिया, अभ्यास कर लिया अच्छे से, मेरी स्पीड बढ़ गई। एक बात बताओ, आपका ऐसा पेपर दे दूं जिसमें आपको पेपर ही नहीं आता हो तो स्पीड आपने अभ्यास किया, उसका क्या मतलब निकला? अगर किसी आदमी को वर्षा प्लस ऋतु को जोड़कर वर्ष ऋतु करना आता है तो वो चाहे अभ्यास करके जाए चाहे नहीं जाए तो भी वर्ष ऋतु करके नंबर पूरे लाएगा। और एक आदमी सब शब्दों पे अभ्यास करके गया और उसे वर्षा प्लस ऋतु को कैसे जोड़ते हैं ये नहीं आया तो उसके अभ्यासों का क्या होगा? ग्रामर में अभ्यास से ज्यादा आना इंपॉर्टेंट है।
अभ्यास मैटर करता है, बहुत कुछ मैटर करता है अभ्यास, लेकिन केवल अभ्यास आपको सफल नहीं करवा पाएगा, उसके लिए आपको शब्दों का आना जरूरी है। तो देखो मात्र 8 शब्द लिखे और 4 नंबर मिल गए। तो मतलब कहने की बात यह है कि व्याकरण में आपको क्या करना है, पूरी शुद्धता के साथ, पूरी शुद्धता के साथ ही आप क्या करोगे, व्याकरण पढ़ोगे। और देखो मैं अब आपको ये कह रहा हूँ कि तुझे तो, आप सोचोगे तुझे तो आते हैं इसलिए तूने कर दिए, हमें तो नहीं आते, हम तो इंग्लिश मीडियम के, तो हम कैसे कर पाए। देखो मैं आपको एक ही अभी बताऊंगा, मैं आपको बता देता हूं। जैसे क्या ट्रिक है छोटी सी संधि करने की, कैसे ट्रिक है देखो, मैं आपको इतनी बड़ी बात कह रहा हूं। देखो मैं उसके बाद बताऊंगा अपवादों को, अभी अपवाद नहीं बताऊंगा, अब चिंता मत करो, अभी तो जस्ट बात कर रहे हैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले सभी लोगों के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा मधुवरी, ये शब्द कहा कि इसका संधि विच्छेद करो, है ना। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं कहूं कि ऐसा कोई भी शब्द आ जाए जिसमें वह हो पूरा और वैसे पूरा क्या हो, कोई भी वैसे पहले कोई भी आधा वर्ण चिपका हुआ हो, तो एग्जाम में उसको मस्तिष्क में गोला बना लेना उसका, या फिर रफ पेपर में लिख लेना, या गोला बनाने की जरूरत नहीं है, उसके नीचे ऐसी थोड़ी सी देखोगे कि जिस भी शब्द में वह हो वकील वाला और वैसे पहले कुछ भी आधा चिपका हुआ हो, तो ट्रिक है तोड़ने की, कुछ नहीं करना। क्या करना है, जो आधा चिपका हुआ है उसे छोटे या बड़े ऊ में तोड़ दो, और वह है इसको काट के इसमें वह में जो भी मात्रा है, एक ही मात्रा है, उसे एज इट इज लिख दो, तो आपका संधि विच्छेद हो गया। ये जब मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा तो आप शब्द देखोगे सीधा कहोगे ये होगी, ये होगी, ऐसे भी टूटेगा, ऐसे जुड़ेगा, और नाम तक याद होंगे। वो ट्रिक होती है यार। जैसे आपको, जैसे मैंने कहा अत्युक्ति, मैंने आपसे कहा अत्युक्ति शब्द का संधि विच्छेद करो। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, यह से पहले क्या हो, कोई भी आधा वर्ण चिपका हुआ हो, तो जो आधा वर्ण चिपका हुआ है उसमें एक बार छोटी और एक बार बड़ी मात्रा लगा के देख लेना। वो मैं आपको शब्द शुद्धि में बताऊंगा कि बड़ी अति होती नहीं है, छोटी अति होती है, और यह में जो मात्रा लगी हुई है उसको एज इट इज उसके बाद लिख दो, इसको उक्ति लिख दिया, लो जी भैया आपका संधि विच्छेद हो गया। कहाँ जरूरत आ रही है प्रैक्टिस की, कहाँ जरूरत आ रही है चीजों को ज्यादा रटने की। अरे आपको 2-4 चीजें 5 चीजें अगर तरीके से पता है तो ऐसी कोई संधि नहीं है, पूरे के पूरे व्यंजन संधि 1 घंटे की है। 1 घंटे की व्यंजन संधि के बाद आप गलत नहीं कर पाओगे। एग्जाम में आपको शब्द आता है, कैसे एग्जाम में आपको शब्द आता है, लोग पता नहीं क्यों इसको भी रटाते रहते हैं स्टूडेंट को, है ना। अब जैसे कैसे शब्द आएगा आप देखिए, जैसे कैसे शब्द आया, जैसे शब्द आया उज्ज्वल। अब लोग कहते हैं शब्द शुद्ध है अशुद्ध है। अरे भाई शब्द है अशुद्ध है शुद्ध है, ये तो कैसे समझना है। मैं आपको एक सीधा सा ट्रिक बताऊंगा कि अगर कभी भी क्या है बीच में लेजेंड अटैच एक सूत्र होता है, डबल जे डबल डे डबल चे डबल ने डबल, ये सारा वाला है, तो भैया देख लो ना कैसे टूटेगा। उत मूल शब्द होता है उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल। एक बात बताओ, जब ये जय आधा है और ये वे के साथ आधे चिपका हुआ है, तो फिर ये पूरा क्यों बनाते हो। इसको ये तय के बाद लेजेंड टच में से कोई भी एक हो तो तय क्या हो जाता है, डबल डबल हो जाता है। आप रटोगे तो आप सीधा लिख के आओगे भैया ये उज्ज्वल होगा। गलत हो ही नहीं सकता, गलत हो ही नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे बहुत शब्द शुद्धि गलत आपसे क्यों होती है, क्योंकि आप क्या करते हो, आप ना शब्द शुद्धि को एक टॉपिक मान के उसको अलग ही ढंग से पढ़ के जाते हो। शब्द शुद्धि एक टॉपिक अलग मान के उस तरह से नहीं पढ़ना। शब्द शुद्धि को किस तरह से पढ़ना आप ध्यान से देखेंगे। मान लो एक ये रटा पिटा शब्द है उपरोक्त, कहते हैं कि ये शब्द शुद्ध है, इसका शुद्ध शब्द लिखो। अरे भाई कैसे उपरोक्त शुद्ध होगा, मैं आपको संधि में बताऊंगा, यण संधि में कैसे शब्द है उपरी और शब्द है उक्त। मैं आपको संधि में बताऊंगा कैसे जोड़ते हैं कि अगर प्लस से पहले ई की मात्रा हो और प्लस के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो क्या होता है, ई का यह बन जाता है, तो शब्द क्या बन जाएगा, उपरयुक्त बनेगा। उपरयुक्त बनेगा, उपरोक्त क्यों बनेगा। तो आपको ये शब्द बहुत ज्यादा आसानी से आएंगे। ये बस अभी देखो, अभी तो मैं जस्ट वैसे ही आपसे सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ये टॉपिक वॉपिक बता रहा हूँ, तो इसलिए नहीं। जब अपन पढ़ेंगे तो अपन ट्रिक के साथ इस तरह पढ़ेंगे कि आप किसी भी कोचिंग का या आए हुए पुराने पेपर का कोई भी टेस्ट दे लेना, व्याकरण में अगर 48-49 से कम नंबर आ जाए तो गारंटी के साथ कह रहा हूं, और विद इन 15 मिनट में पूरा का पूरा पेपर ग्रामर का 50 नंबर का आप 15 मिनट में कर पाओगे। 15 मिनट से 16 मिनट नहीं लगेगा अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल करोगे और बातों का नहीं करोगे तो। ऐसा नहीं, दूसरा क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं है। आप अपने विवेक से सोचो यार कि मतलब भाई ये तो वही बात होगी, जब नास मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यार अपन आरएस बनने वाले हैं, आरएस बनने वाले हैं, तो कोई कुछ भी कहे उसकी बातों में क्यों आना। अपने तो अपने विवेक से सोचो कि भाई ये वाला पोर्शन है, इसमें तो नंबर आएगा ही आएगा।
इस वाले पोर्शन में नंबर नहीं आएगा तो कहाँ नंबर लाओगे भाई? इस वाले पोर्शन में अगर नंबर नहीं आएगा तो कहाँ नंबर लाओगे? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो नंबर है ना, ये एज इट इज पूरे के पूरे लेकर आने। अपन आगे चलते हैं पेपर में, देखो कैसे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित की संधि कीजिए। देवी प्लस ऐश्वर्य देवैश्वर्य, है ना, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, निर प्लस रव नीरव, और मृदु प्लस में मृदु में। जैसे ये शब्द है ना, जैसे इन उपसर्गों के संयोग से दो दो शब्द बनाइए, दर और परा, है ना। अब आप खूब गाने सुनते हो, दर बदर, है ना, सुनते हो नहीं सुनते? दर असल, सुनते हो नहीं सुनते? तो दर असल दर बदर, है ना, जैसे परा से। तो ऐसे ही क्या है, निम्न के शब्दों के उपसर्ग पृथक कीजिए। प्रत्यक्ष, अनुपजाऊ, वीक्षक और बेनजीर, है ना। बेनजीर भुट्टो का नाम तो सुना होगा ना। तो देखो इनके उपसर्ग अलग करने, बेवफा, बेनजीर, बेहया। तो देखो बे अलग हो गया, विदेशी उपसर्ग है। जैसे प्रत्यक्ष, प्रति, धन, अक्ष। अगर आपको देखो, अगर आपको जैसे ये पता है कि प्रति प्लस अक्ष, जैसे प्रति प्लस अक्ष, अक्ष माने आंख, आंख के सामने, तो प्रति का मतलब सामने, तो आपको प्रति एक उपसर्ग है, प्रति प्लस अक्ष अलग हो जाएगा। जैसे अनुपजाऊ, अन प्लस उपजाऊ, जैसे वीरजीर, वीक्षक, वीधन, इक्षक। तो ऐसे प्रत्ययों के संयोग से दो दो शब्द बनाइए, यह प्रत्यय से बनाने और नाक प्रत्यय से बनाने। जैसे यह प्रत्यय से मधुर प्लस यह, जैसे मधुर प्लस यह प्रत्यय जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? माधुर्य, है ना। और जैसे मैं सुंदर प्लस यह, अगर मैं सुंदर प्लस यह जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? शब्द सौंदर्य, है ना, बन जाएगा ना। तो ये सब आपको मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि इनसे कोई जी चुराएंगे। लोग क्या करते हैं, पत्र और इनकी तैयारी कराते रह जाते हैं, 48 नंबर में 3 टॉपिक बढ़ा के बाहर निकल जाते हैं, बाकी स्टूडेंट से कह देते हैं बेटा रट लियो अब तू। ऐसे नहीं होता। देखो ये 50 नंबर पे तो एक 0% की रिस्क नहीं लेनी। ये 50 तो ऐसे हो कि अपने, अगर मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको ये भरोसा होना चाहिए कि भाई हमने हरीश से पढ़ के आए, हमें तो ये 50 नंबर का पेपर एज इट इज आएगा ही आएगा, हमें सारी चीज पता है। और ना केवल 50 नंबर का पेपर आएगा, हमें इस 50 नंबर के पेपर को मात्र 15 मिनट में सही नहीं करना, एकदम शुद्ध करके आना है, जिससे कि अपना एक पॉइंट नहीं कट पाए इधर। तो आप एकदम ये करके आओगे। तो देखो ये बिल्कुल आप शब्द देखो, मात्र इसमें 4 शब्द लिखने, इसमें 4 शब्द लिखने, इसमें 4 शब्द लिखने, इसमें 4 शब्द लिखने। आप खुद सोचो, 2 दूनी 4 दिया 6, 2 चौकू 8, 8 नंबर और कितने शब्दों में? मात्र आप सोचो, आपको 16-17 शब्द लिख के आप 8 नंबर ला रहे हो। तो मतलब इस देखो कितने कम शब्दों का है। आपको तो निबंध में फिर भी कितने शब्द लिखने पड़ेंगे, तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे। फिर आप देखिए, ऐसे शब्दों के प्रत्यय अलग करने, ऐसी विलोम शब्द लिखना है, ऐसे ही अपने को विलोम शब्द फिर और लिखना है। तो 4 और 4 8 ही शब्द हुए। फिर ऐसे ही अपने को क्या करना है, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखने, है ना, शब्दों के पर्यायवाची लिखने 2-2। तो वही 4 और 4 8 शब्द यहाँ पे हुए। शब्द युग्मों का अर्थ भेद स्पष्ट करना है। मैं आपको रे का नियम बताऊंगा, तब बताऊंगा वर्ण और व्रण क्या है, व्रण घाव होता है, वर्ण रंग होता है। ये सब अपने अग और अग क्या है ना, जैसे कौन सा पाप है कौन सा क्या है ना। शब्द युग्मों का अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। अपत्य क्या है, अपथ्य क्या है, शाम क्या है, शाम क्या है। तो देखो ये सारे के सारे आपको तब आएंगे जब अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो कुछ लोग क्या है, अरे यार शब्द युग्मों को तो मैं रट लूंगा। भाई रटने नहीं है। आप एक बात बताइए, जैसे मैंने आपसे कहा अघ, मैंने कहा अघ, है ना, मैंने कहा अर्घ्य, है ना, मैंने कहा अर्ध्य, है ना, मैंने कहा अर्ध, है ना। ऐसे ही मैंने कहा जगत, मैंने कहा जगत, है ना। तो देखो सब में अंतर है ना। मैंने कहा जर, मैंने कहा जरा, मैंने कहा अजर, मैंने कहा अजिर, है ना, मैंने कहा अजिर, मैंने कहा अचर, मैंने कहा अचिर। तो देखो ये शब्दों को जब अपन ऐसे ग्रुप बना बना के पढ़ेंगे तब अपने को शब्द आएंगे। ऐसा नहीं है कि शब्दों को याद करना इनके लिए कोई बड़ा चैलेंज है। अगर 1-2 बार भी मैं आपको क्लास में पढ़ा दिया तो घर पे और इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा एग्जाम में देखोगे, सीधा उत्तर लिखोगे। ये तब होता है जब आप प्रैक्टिस करके जाते हो। कहने की बात है, कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं हूँ सब इंस्पेक्टर वगैरह को, मैं पढ़ाता नहीं, मैं केवल आरजेएस और ऐसे बड़े एग्जाम के लिए पढ़ाता हूँ। तो सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है, आपको मैं मेरे नोट्स से 3 पेपर हुए हिंदी के 300 के 300 क्वेश्चन बता सकता हूँ। मेरे 1-2 जानकार लोगों ने मुझसे पढ़ के दिया, आप देख लो उनके क्वेश्चन। कई लोग तो ऐसे हैं जो मुझसे सब इंस्पेक्टर के लिए, 1 आध लोग जो मेरे जानकार, कई लोग नहीं 1 आध लोग जो 100 में से मात्र मुझसे 15 दिन पढ़े, 100 क्वेश्चन में से 85 क्वेश्चन सही करके आए।
मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐड देने के लिए कोई भी बात कर दी। प्रूफ के साथ अगर आप चीज़ों को समझाते हो तो आपके स्टूडेंट आपकी चीज़ों को करके आते हैं एग्जाम में। जब मैं ही इनसे जी चुराऊंगा, मैं आपको पर्यायवाची नहीं बताऊंगा, मैं आपको पर्यायवाची और शब्दयुग्मों को ट्रिक से नहीं रटाऊंगा, तो फिर आप कैसे वहां पे याद कर पाओगे? वहां तो रिटेन करना है ना पढ़े हुए को कैसे याद कर पाओगे? वो आपको जब मैं याद कराऊंगा, ट्रिक से समझाऊंगा। एक बात बताइए, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, तो टीचर्स आपको ट्रिक बताते नहीं बताते? आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हो, राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हो, ट्रिक्स के साथ याद करके जाते हो ना, अगर आपको कोई ये दे दे कि पाली डिस्ट्रिक्ट है, पाली डिस्ट्रिक्ट 8 जिलों के साथ सीमा बनाना है, तो आप उसमें याद करके जाते हो, दोना में जो है, टोपा में गुरा। अब उनको लिख के आते हो, नहीं लिख के आते हो? तो क्यों? तो फिर इनमें क्यों नहीं है चीजें? अरे भाई ये भी तो 50 नंबर का मैटर है भाई, वहां पे 50 मिले या नहीं मिले, पर यहाँ तो पूरे 50 मिलेंगे ना, तो इनके साथ क्यों रिस्क लेनी भाई? क्यों टीचर आपको नहीं पढ़ाता है? तो ये भी मैं रटाऊंगा आपको, और इनके तरीके होते हैं पढ़ने के और रटने के। एक ग्रुप बना के अगर पढ़ेंगे और रटेंगे तो ये आपको बाकायदा आएंगे। तो देखो आप ध्यान से, फिर आगे देखो, अपने ऐसे आया निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द लिखिए, है ना? तो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है अपने को, वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। तो शब्द शुद्धि आपको तब आएगी जब आपको बहुत अच्छे से संधि, उपसर्ग और प्रत्यय आते होंगे। अब आप कहोगे, या फिर आपको लिंग संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि, क्रिया संबंधी अशुद्धि, संज्ञा संबंधी अशुद्धि, ये आपको मैं बताऊंगा ग्रुप में। ऐसा नहीं कि शब्द वाक्य शुद्धि जैसा कोई टॉपिक ही नहीं होता है भाई, टॉपिक होता है, टॉपिक को पढ़ने के तरीके होते हैं। आपको पता होना चाहिए किसमें संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, किसमें वचन संबंधी अशुद्धि है, किसमें क्रिया संबंधी है, किसमें अनावश्यक संज्ञा संबंधी है, किसमें अनुपयुक्त संज्ञा संबंधी है। आपको अगर पता होगा कैसी, तो आप तुरंत देखते ही कर दोगे। उस करुण दृश्य को देखकर उसकी आंख में आंसू भर आए, उस करुण दृश्य को देखकर उसकी आंख में आंसू भर आए। अब बताओ गलती क्या है? अगर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ग्रुप में आता है, कौन सा नहीं होता है, तब आपको लिख के आना पड़ेगा। यह स्मारक संगमरमर पत्थर से निर्मित है। अब एक बात बताओ, संगमरमर और पत्थर, भाई अब आपको पता होना चाहिए कि कैसे संज्ञा की आवृत्ति हो रही है। एक ही संज्ञा को दो तरह से लिखा जा रहा है। तो आपको ये सब अगर चीजें सीखोगे तो आप कह सकते हो कि आपके पेपर लेंदी नहीं है, आपका पेपर बल्कि इंटरेस्टिंग है। वह बच्चे को ठंडा करके दूध पिलाओ, ये रटा पिटा है, पदक्रम संबंधी अशुद्धि। कहते एक बार होता है, जब बच्चे को ठंडा कर देंगे तो दूध किसे पिलाएंगे? क्योंकि हमारे यहाँ तो ठंडा करने का मतलब मारना होता है ना, कि वह ठंडा हो गया। कैसे कहते हैं, गांव में कोई मर जाए तो फोन कैसे करते हैं अपने को, अरे यार तू आ जाना जरा, अपने गांव का रामू ठंडा हो गया। ठंडा हो गया मतलब मर गया। जब बच्चे को ठंडा कर देंगे तो दूध किसे पिलाओगे? तो अपने को छोटी छोटी चीजें सीखनी है, लिंग संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि, क्रिया संबंधी अशुद्धि, है ना? तो अपन अगर ये पढ़ के जाएंगे तो आप सीधा सीधा शब्द शुद्धि के क्वेश्चन करोगे, वाक्य शुद्धि के क्वेश्चन करोगे, तो है ना, मल युद्ध, महात्म्य। अब देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, ऐसे नहीं, जस्ट समझाने के लिए, कि जैसे एक बात बताओ, मैं आपको प्रत्यय पढ़ाऊंगा, तो यह प्रत्यय आपको इस बार एग्जाम में भी आया था 2018 वाली में। मैं आपको कुछ प्रत्यय बताऊंगा, कैसे, एक प्रत्यय, यह प्रत्यय, मान लो मैं दो प्रत्यय आपको बताऊं। जब मैं प्रत्यय पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा, आपकी शब्द शुद्धि मैटर करेगी इन दो प्रत्ययों पर, सबसे ज्यादा आती है। मैं एक प्रत्यय पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा कि ए या आ अगर पहले शब्द में होता है, शब्द के वर्ण का पहला हिस्सा अगर ए या आ है तो वो आ बन जाता है, अगर वो ई है, वो बड़ी ई है, और वो ए है तो वो आई बन जाता है, अगर ऊ है, बड़ा ऊ है, और ओ है तो वो औ बन जाता है। तो आपकी कोई शब्द शुद्धि गलत हो ही नहीं सकती। कैसे नहीं हो सकती? जैसे मैं आपको एग्जाम में आ जाए सामाजिक, एग्जाम में आ जाए आपको सामाजिक, और कई सामाजिक शब्द को शुद्ध लिखना है, तो आपको तो पहले से पता है, आप तो प्रत्यय पढ़ चुके हो कि एक प्रत्यय जिसके भी लास्ट में जुड़ा हुआ हो, उस शब्द का पहला वर्ण तो छोटी मात्रा के साथ आ ही नहीं सकता। जब आपको पता ही है तो क्या करना है, अगर ए छोटी मात्रा में तो उसे बड़ी में आई में तो बदलेंगे, तो ये सामाजिक हो गया। लो जी भैया, कहाँ गलती हो रही है आपसे, फिर बताओ कौन कह रहा है कि आपने शब्द शुद्धि? अगर जैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि यह प्रत्यय जहां पर भी होता है उसमें पहला शब्द छोटा नहीं रहता, बड़ा हो जाता है। जैसे अब इसमें महात्म्य लिखा हुआ है, तो अब आप सीधा क्या करोगे, मैं का बस आपको मां ही तो करना है। जैसे शब्द देखो क्या होता है, शब्द है महात्मा, शब्द क्या है, महात्मा। महात्मा शब्द में क्या जुड़ा, यह प्रत्यय जुड़ा,
अब यह प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या करेगा, यह प्रत्यय पहले वाले वर्ण को बड़ा कर देता है, ए को क्या बना देगा, आ बना देगा, बीच का मैटर एज इट इज उतरेगा, बीच का मैटर एज इट इज उतार लिया। जब भी प्रत्यय आखिरी वर्ण में जुड़ता है तो उसमें जो भी मात्रा आती है उसको खत्म कर देता है, तो इसमें यह में आ की मात्रा है तो खत्म हो गया, तो मैं हो गया अधूरा, तो मैं अधूरा बचा। अब मात्रा के लिए उसमें कुछ बचा नहीं है तो यह प्रत्यय एज इट इज उतरेगा तो महात्म्य शब्द हो जाएगा। अब बताओ कहाँ गलती हो रही है, तो दो जगह गलती थी। तो आपने अगर प्रत्यय में मैंने इस तरह समझा होगा, फिर मैं शब्द शुद्धि आपको पढ़ाऊंगा और शब्द शुद्धि में आपको बताऊंगा किस किस तरह अपन शब्द शुद्धि करेंगे, कि समास की कैसी शब्द शुद्धि होती है, प्रत्यय की कैसी शब्द शुद्धि होती है, लिंग की कैसी शब्द शुद्धि होती है, कौन से प्रत्यय को किस तरह जोड़ना है। अब लोग पता नहीं कैसे सरोजनी शब्द आता है, सरोजनी, अब सरोजनी शब्द को शब्द शुद्धि में रटते रहते हैं कि इसको अरे भाई इसमें एक तरीका होता है, अब तरीका होता है, भुजंगनी, सरोजनी, कमलनी, है ना, कुमुदनी, ये सब होता है। इनको आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आप कभी इन शब्दों को गलत नहीं कर पाओगे, कभी गलत नहीं करोगे। तो मतलब ये शब्द शुद्धि भी पढ़ाई जाती है, बकायदा इनके ट्रिक्स है, इनके नियम है संस्कृत के, हिंदी के छोटे छोटे, जिनको अगर आप जानते हो तो आप शब्द शुद्धि। एक बात बताओ, 4 नंबर घर बैठे बैठाए मिल रहे हैं, 4 नंबर वाक्य शुद्धि के घर बैठे बैठाए मिल रहे हैं, क्यों नहीं लेना चाह रहे हो भैया, तो है ना, ये 50 नंबर कहीं कट नहीं सकते, मैं इसलिए कह रहा हूं। और जो पेपर को लेंदी कहते हैं ना, वो इनको सोचते रहते हैं, मुहावरों, आंखों में चर्बी जाना, हाथ के तोते उड़ना, नाक का बाल होना, पानी पीकर कोसना, तेल देखो तेल की धार देखो राजस्थान का, ब्रज भाषा का तो बहुत इंपॉर्टेंट, नख खार खाने में तूते की आवाज, ये सब अपन पढ़ेंगे, इनके प्रयोग करेंगे, डिस्कस करेंगे। मुद्दे सुस्त गवाचुस्त, सूत ने कपास, है ना, डिटेन्यू जैसे ये स्ट्यूटरी, है ना, जैसे कट मोशन, जैसे सुपरसीड, ये सब अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास में डिस्कस करते हुए इनको समझेंगे तो अपने आएगा। अब अपने देखिए कैसे ये शब्द है। अब आप अपने पार्ट कौन सा, ए भाग में अपन ने 50 अंक का देखा, है ना, ए भाग जो 50 अंक का था उसमें मुहावरे लोकोक्ति का हो गया। अब अपने आ गया भाग व्यय। भाग व्यय में अपने क्या है, 50 अंक के 5 टॉपिक हैं। 50 अंक के 5 टॉपिक में क्या होता है, एक संक्षिप्तीकरण लिखना होता है। इसमें लिखा हुआ है लगभग 1/3 शब्दों में। संक्षिप्तीकरण में जो अवतरण है ये अपनी 100 शब्दों का है लगभग। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि एक लाइन में माना जाता है लगभग एक आदमी 9 से 10 शब्द लिखता है। अगर इसमें शब्द गिनूं तो 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8, तो लगभग वही 9-10 शब्द हैं। जैसे इनमें शब्द गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और वही 8, तो मतलब वही 8-9 शब्द हैं। तो ये 100 शब्द का गद्यावतरण है। आपको इसका संक्षिप्तीकरण करना है। अब संक्षिप्तीकरण करने का मतलब नहीं है यहाँ से मुख्य शब्द चुन लिए और उनका वाक्य बना के लिख दिया, यहाँ से मुख्य शब्द चुन लिए और उनका वाक्य बना के लिख दिया, ये संक्षिप्तीकरण नहीं है। एक काम से जी चुराना है। आपको लग रहा है कि आपका पेपर लेंथी है, क्यों लग रहा है, क्योंकि आप काम से जी चुरा रहे हो, क्योंकि आपने ऊपर के जो 50 अंक का जो ग्रामर वाला पोर्शन था ना, उसमें सोचने में ही टाइम वेस्ट कर दिया। याद रखना, उसमें सोचना नहीं है, उसमें तो केवल करना है। जो भी सोचना है वो टीचर सोचवाएगा आपको, जो भी सोचना है वो टीचर सोचवाएगा पहले। अगर आपका शिक्षक सही है व्याकरण का तो आप समझना आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, सीधे सीधे उत्तर दोगे, बस आपको लिखने हैं। और यार आप खुद शब्द देखो कितने लिखने हैं। मैं अगर आपको पीछे वाले पेपर को अगर देखूं, पीछे वाली बात करें तो 50 अंक के शब्द में कितने 25 क्वेश्चन है ना, तो अपन ये मान लेते हैं तो 25 मैं आपको मान लूँ लगभग 70 शब्द का पेपर है, 70 से 80 शब्द का। आप खुद देखो, अगर मैं 4 शब्द भी मान लूँ तो 25 चौका 100 शब्द का पेपर है। आप खुद सोचो मित्रों, 100 शब्द के पेपर में आपको कितने नंबर मिलेंगे, 50 अंक मिलेंगे। आप सोचो कौन कह रहा है कि पेपर लेंथी है, ये वो लोग कह रहे हैं जिनको या तो पढ़ाना नहीं आता है, जिनको पढ़ने में दिक्कत आती है। स्टूडेंट भी ना आलसी होता है ना। अब एग्जाम से आके कोई एक्सक्यूज तो देना ही पड़ता है। क्या एक्सक्यूज दें, यार पेपर छूट गया, तो कैसे बताएं लोगों को कि पेपर छूट गया, पेपर लेंथी था। लेंथी, अरे लेंथी काय को था भाई, 100 शब्द में मात्र 100 शब्द लिखने पे 50 नंबर मिल रहे, काय का लेंथी था, 100 ही शब्द तो लिखने हैं। और 100 शब्द लिखने में कितना 1 मिनट लगता है बताइए, कितना 1 मिनट लगता है 100 शब्द लिखने में? भाई 10 लाइनें लिखने में कितना मिनट लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। 15 मिनट, लेकिन आप क्या है 15 मिनट तो वो लिखने वाले लगाते हो, प्लस 40 मिनट सोचने के लगाते हो। ऐसे 15 और 40 50 और 55 मिनट में आप ग्रामर पूरी करते हो। 55 मिनट में जो आदमी ग्रामर करेगा उसका तो फिर कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट छूट ही जाएगा ना।
तो ऐसी गलती कतई नहीं करें भाइयों और बहनों, कतई करने की जरूरत नहीं है। ऐसी गलती बहुत आसान है हिंदी इस मामले में। और हिंदी अगर आपने गा के पढ़ी हुई, देखो मैं आपको 60% हिंदी तो हिंदी फिल्म जगत की बताऊंगा, मतलब भारतीय सिनेमा की बात करेंगे और आपको 60 से 70% शब्द तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको खुद हो जाएंगे, मैं गानों से याद करवा दूंगा, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी वहां पे कि रट के जाने, है ना। तो ये सब कहने की बातें हैं। तो देखो ये सारी की सारी बातें जो हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, इसको नहीं, इसमें से जिस्ट निकालना है, जिस्ट निकाल के उसे लगभग ये जैसे लाइनें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मतलब हम क्या करेंगे 3.5 लाइन, 3.5 लाइन मैं ऐसे लिख देता हूं, 3.5 रेखा में 3.5 लाइनों में संक्षिप्तीकरण लिख के आएंगे विद टाइटल, विद टाइटल। तो समझो आपको क्या है, टाइटल के अंक 2 मिलेंगे और संक्षिप्तीकरण के अंक 8 में से आराम से 6 मिलेंगे आपको, मतलब आप 10 में से 8 नंबर ला सकते हो, बशर्ते क्या हो, आपने शब्दगत अशुद्धि ना की हो। याद रखना, आपने संक्षिप्तीकरण तो लिख दिया, लेकिन संक्षिप्तीकरण ऐसा लिखा कि जो आपको ही समझ में आए। आप शब्द शुद्धि का खास ख्याल रखेंगे। और शब्द शुद्धि देखो, मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ग्रामर में अगर सच में कोई आपको ग्रामर पढ़ाएगा, सच में कोई आपको पर्यायवाची पढ़ाएगा, सच में कोई आपको शब्द युग्म पढ़ाएगा, लोग निबंध की तैयारी करते हैं और विराम चिन्ह नहीं आते उनको यार, उनको पता नहीं है कब कॉलन लगेगा, कब सेमी कॉलन लगेगा, कब एक्सक्लेमेशन लगेगा, कब आपको किंतु परंतु से पहले कौन सा चिन्ह लगाना है। अरे भाई, प्रभावों को दर्शाने के लिए कुछ तो आपको टेक्निक अपनाओ, तो आपको एक एक चीज पढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर आपको शब्द शुद्धि बहुत अच्छे से आती है तो आपकी लेखन में भी शब्द शुद्धि दिखेगी। तो अपन उस समग्रता के साथ पढ़ेंगे कि आप अगर संक्षिप्तीकरण करके आते हो तो संक्षिप्तीकरण में कुछ लोगों का, जैसे मैंने पुरानी कॉपी देखी, संक्षिप्तीकरण करके आए और उसका टाइटल ही अशुद्ध लिखा है, पर टाइटल तो सही था पर उसको लिखा अशुद्ध है। तो भाई अशुद्ध लिखने के भी तो नंबर कटेंगे ना। फिर कह रहा है मेरे टाइटल में 2 अंक नहीं मिले यार, मेरे को तो आधा दिया है इसने, आधा देगा ही भाई तूने। मान लो मैं कोई भी टाइटल लिखूं महिला से, जैसे कुछ लोग हैं, जैसे मान लो मैं ऐसा मान लो कि ये कोई महिलाओं से रिलेटेड कोई टॉपिक होता और मैं लिख देता इस टॉपिक में, मान लो टाइटल होता क्या, टाइटल होता महिला सशक्तिकरण मानवता सशक्तिकरण। अब मान लो ये इस टॉपिक का एकदम परफेक्ट टाइटल है, मान लो। अब आप कहो कि यार मैंने देख टाइटल तो बेटा एकदम ऐसा लिखा है कि 2 में से 2 नंबर देगा और घर पे आके नमस्कार भी करेगा, वाह बेटा कहाँ थे तुम, है ना। तो 2 अंक का टाइटल है, आपने बिल्कुल सही लिख दिया, लेकिन अब आपके आया आधा अंक, आपके आया आधा अंक। अब आप कह रहे हो यार एक दोस्त ने भी मेरे ने महिला सशक्तिकरण मानवता सशक्तिकरण लिखा, उसको तो 2 नंबर मिले, मुझे आधा क्यों मिला है। अरे भाई तू सशक्तिकरण को गलत लिख के आ रहा है, तो इसको तो शब्द को शुद्ध लिख के आ। वो हिंदी का टीचर है, वो हिंदी का टीचर है, वो देखेगा तेरे टाइटल को ही तूने अशुद्ध लिख दिया तो कैसे नंबर देगा तुझे। भाई लेखन है, लेखन से। एक बात बताओ, कल के दिन आप आरएएस बन जाओ, आरएएस बनने के बाद आपके कार्यालय से पत्र निकले, अब ये मत कहना कि मेरे तो नीचे के जो एपीओ वगैरह, ये जो क्या होते हैं अकाउंटेंट वगैरह होते हैं, या फिर नीचे के जो कर्मचारी होते हैं, लिपिक होते हैं, ये मेरे को पत्र लिख के देंगे, मैं तो केवल अपने साइन करूंगी या करूंगा। ऐसा नहीं है, कई बार पत्र आपको भी मान लो लिखना पड़ जाए। मैं भी कई लोगों के पत्र लिखता हूँ जो आरएएस हैं, उनके पत्र मुझसे क्यों लिखवाते हैं, अरे यार हम तो अशुद्धि हो जाती है। तो आपको भी तो शुद्ध लिखना आना चाहिए। जब आप अपनी टाइटल को अशुद्ध लिख के आ रहे हो तो कैसे 2 नंबर की आशा कर रहे हो भैया। सच में उससे तो घर आके आप लोगों को पीटना चाहिए, है ना। तो ऐसी गलती अपन नहीं करेंगे, टाइटल भी शुद्ध रूप में और संक्षिप्तीकरण भी शुद्ध रूप में लिख के आएंगे तो अपने को नंबर मिलेगा। तो देखो आप ध्यान से, ये आपके फिर आया है निम्नलिखित कथन का भाव विस्तार करो, इलेबोरेट करो। इसे क्या है, असफलताएं सफलता का आधार स्तंभ है। अब देखो इसमें 2 3 4 तरीके होते हैं आपके लिखने के। या तो आप कोई दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाओ, परंपरागत तरीके से, जैसे किसी कोई पुरानी बात को लेकर लिखो, किसी महापुरुष के द्वारा अगर जीवन संघर्षों के में बिताया गया है तो उसकी बातों को लिखकर भी लिख के आ सकते हो। या फिर जैसे एक परफेक्ट सी बात है इस वाले के लिए, असफलताएं सफलता का आधार स्तंभ में अगर आपने अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़ी होगी और उसमें अग्नि मिसाइल वाले जो परीक्षण और उनको आपने किया होगा, तो उन्होंने बताया कि किस तरह असफलताएं
असफलताओं को उन्होंने सफलता में बदला। अगर आपको वो पूरी कहानी पता है तो कुछ हिस्सा आप उसका लेते हुए कुछ अपनी जीता वही जो डरा नहीं, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं। आप ऐसी उक्तियां लिख के आओ ना। आप लिखो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। उल्टा बोल रहा हूँ, ये सब उल्टा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके उल्टा ही घुसेगा। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं। अब लिख के आओ ना, उक्ति में और उक्ति लिख के आओ। लोग क्या सोचते हैं, भाई पल्लवन आ गया, एक पंक्ति का पूछा है। जैसे इस बार के लिए मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। मान लो इस बार कोरोना रहा, कोरोना में सबने आप लोगों ने लोगों की सहायता की, जो श्रमिक पलायन कर रहे थे उनको भोजन दिया, आवास दिया। तो मान लो तुलसीदास जी की एक पंक्ति पल्लवन के लिए आ जाए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये मान लो ये आ जाए आपको एग्जाम में और कहीं इसका पल्लवन करो, तो आपके पास कहानियां तो बहुत सारी हैं, पर इनको कहानी को लिखने का तरीका, कौन सी जगह बीच में उसे ऐसा कौन सी बात करें कि वो आपको और ज़्यादा नंबर दे दे। क्योंकि 10 नंबर का सवाल है देव बाबू, और 10 नंबर के सवाल में क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से पल्लवन को सजाना होगा। ट्रिक से एक पल्लवन अगर आप करोगे तो एक पल्लवन में आपको पता होता है कि आपको पल्लवन का पहला पैरा कैसे सेट करना है, पैरे के बीच में कौन सी जगह आपको और दूसरियां पंक्ति देनी है, कहाँ पर छोटी सी तुलना करनी है और कहाँ लास्ट में कोई पंक्ति देनी है। आप इस तरह अगर सेट करके जाते हो तो पल्लवन में भी आपके बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। 8, 7, 9 खूब मिलेंगे, 8, 7 खूब मिलेंगे, खूब लोग 8, 7 ला सकते हो, 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, बशर्ते आपने पल्लवन इलेबोरेट अगर कोई चीज की है तो इस सिस्टमेटिक ढंग से इलेबोरेट करके जाओ ना भाई। 100 शब्द का इलेबोरेशन है, 100 शब्द का मतलब कम से कम 50-50 शब्द के 2 पैरा तो बनाओगे। अब लोग पल्लवन के नाम पे ऐसा पत्थर दे के आते हैं उसके मुंह पे कि एक बार में पूरा का पूरा ठोक के लिख दिया पल्लवन। भाई वो तुम्हारा नौकर नहीं है, तुम्हें सेलेक्ट करेगा, नौकर तुम हो उसके, सरकार है वो, सरकार पेपर ले रही है नौकर बनाने के लिए तुम्हें, तुम नौकर बनना चाहते हो। अब तुम्हें नौकर बनना है तो काम तो बेहतर करना होगा ना। नौकर काम से ही जी चुराएगा तो कैसे नौकर बनेगा। तो तुम्हें बकायदा पैरा में डिवाइड करना है उसको, बकायदा अपने विचारों को इस तरह डिवाइड करो। डिवाइड करते हुए इनमें बीच में छोटी छोटी ऐसी कुछ चीजें लिख के आओ जो आपको वो नंबर देते हुए सहज हो सके, नंबर देते हुए उसे लगे कि हाँ ये सिस्टमेटिक ढंग से है, हाँ ये चीजों को समझ पा रहा है, ना केवल समझ पा रहा है बल्कि तुलना भी कर पा रहा है। तो समझो कि आपने एक बेहतर पल्लवन लिखा है, तब आपको नंबर मिलेगा। जैसे कि आपको ये आया क्या, अपने पता है एक तो पत्र है और एक प्रारूप है। पत्र आया जैसे आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ओर से प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय नोखा को सत्र 2017-18 में महाविद्यालय में संपन्न गतिविधियों की रिपोर्ट को प्रेषित करने के लिए एक रिमाइंडर लिखना है, अनुस्मारक लिखना है। अब अनुस्मारक का एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में ही चलना होगा। ये आपका पेज है, अनुस्मारक का जो जो फॉर्मेट जहां जहां फॉलो होगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करने के ही अगर आप जिस अनुस्मारक को अनुस्मारक के ही फॉर्मेट में लिख के आओगे तो लगभग आपको 1.5 से 2 नंबर तो फॉर्मेट के ही मिल जाते हैं। अगर आपने एक बात बताओ, स्कूल में जब आप निबंध लिखते थे या वो सॉरी लेटर लिखते थे तो ऐसे ही लिखते हैं ना, टू द हेड मास्टर, ये वो। अगर टू को मैं ऐसे लिखता द हेड मास्टर और ये लिख के नीचे 2 लिख देता, क्या नंबर मिलते क्या। अपन पिताजी से पैसा मंगाने के लिए पत्र लिखते थे पहले, मतलब पहले लिखते होंगे। मेरे एक दोस्त लिखते थे अपने पापा को पत्र, कैसे लिखते थे, पूज्य पिताजी, महीने का आखिरी समय चल रहा है, पैसे खत्म हो चुके, आपको पता है कि आजकल शिक्षा कितनी महंगी होती जा रही है, तो आप मुझे कृपया पैसे भेज दो। अब देखो वो मान लो पत्र लिख रहा है और वो यहाँ पे लिखना ही भूल जाए विवादन पूज्य पिताजी, है ना, आपको लिखना ही भूल जाए पूज्य पिताजी, और फिर पूज्य पिताजी तो लिख दिया। अब उसको लिखने के बाद कॉमा लगाना भी भूल जाए, नंबर कट जाएगा 1। अगर आपने कॉमा भी नहीं लगाया ना तो 1 नंबर कट जाएगा, याद रखना। अब आपको कोई नहीं कहेगा ये कि इसके भी नंबर कटते हैं। अरे भाई कोई कह रहा है नहीं कह रहा, उस पर क्यों भरोसा कर रहे हो। आप तो जो 100% शुद्ध है उसको लिख के आओ ना। जरा कोई भी मानक पुस्तक उठा लो, उत्तर भारत में हिंदी चलती है उसकी, एनसीईआरटी की पुस्तक उठा लो, राजस्थान बोर्ड की पुस्तक उठा लो, या कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लो हिंदी व्याकरण की, उसमें जरा विराम चिन्ह टॉपिक में जाके देख लेना कि अगर पूज्य पिताजी लिखा जाता है उसके साथ कॉमा लगता है नहीं लगता। अरे भाई अगर आप अपना लेटर लिख रहे हो, मान लो पिताजी कोई लेटर लिख रहे हो, अगर पूज्य पिताजी के बाद कॉमा लगाया या महोदय लिखा और महोदय के बाद आपने कॉमा ही नहीं लगाया तो भाई उसके भी वो 1 नंबर काट सकता है कि भाई कॉमा तो लगा के आ, कॉमा तो लगा के आ तभी तो करेगा, ऐसे थोड़ी है कि कुछ नहीं करेगा। भाई आपको करना पड़ेगा, आपको एक एक चीज पे ध्यान रहना चाहिए। अपन इनकी प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ विराम चिन्ह लगेगा। मान लो दिनांक लिख रहे हो, अब देखो लोग क्या कहते हैं, मैंने तो बहुत बढ़िया लिखा था यार पर नंबर नहीं मिले यार, 10 में से मुझे तो मात्र 4 नंबर मिले। अरे भाई क्यों नहीं मिलेंगे नंबर, तो दिनांक कैसे लिख के आ रहा है। मैंने देखी है कॉपी लोगों की, हिंदी के लेटर में दिनांक कैसे लिख के आया है, 23 जून
2018। एक तो इसकी नंबर कटेंगे पहले। भैया देवनागरी लिपि में रोमन लिपि क्यों ला रहा है, फ्रेंच लिपि क्यों ला रहा है, तो कैसे लिखना पड़ेगा आपको बकायदा। अब एक बात बताओ, मैंने ये लिखा 23 जून 2018, क्या ये शुद्ध है क्या? याद रखना, निविदा आती है, अनुस्मारक आता है, इनमें दिनांक लिखते ना। अगर हमने ऐसे लिखा है बकायदा, वो नंबर काट सकता है। अब ये उसकी इच्छा है कि वो 1 नंबर काटे, 2 नंबर काटे, वो काट सकता है। वो सरकार है, आप नौकर बनोगे उसके, वो आपका नहीं बनेगा। उसको पूरा हक है एक अच्छे और उचित कैंडिडेट को लेने का। उसको एक परफेक्शनिस्ट चाहिए, क्योंकि उसको समाज में फैली हुई अव्यवस्थाओं को दूर करना है। आपसे अव्यवस्था फैलवानी नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि इसके बीच में कहीं एक विराम चिन्ह यूज होगा। और आप में से कुछ लोग यहाँ कॉमा लगाते हैं, कुछ लोग यहाँ कॉमा लगाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक डेट में कहाँ पे कॉमा लगता है। अगर आपको पता है, अगर आपने अनुस्मारक संख्या संख्या लिखी है, दिनांक लिखी है, आपको पता है कहाँ पर स्लैश आएगा, कहाँ पर डॉट आएगा, कहाँ पर निर्देशक चिन्ह आएगा, कहाँ पर आपको अर्धविराम आएगा, कहाँ पर अल्पविराम आएगा, तो आप ध्यान रखना कि आपको नंबर पूरे मिलेंगे। बहुत लोगों की शिकायत रहती है, मैंने तो यार बढ़िया लिखा था यार, नंबर तो यार 10 में से 5 ही मिले। अरे भाई तू पहले तेरे कॉमा वगैरह को तो चेक कर। सेलेक्ट हो चुके लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या हुआ, 4th पेपर में आने चाहिए थे 130 नंबर, लेके आया 80 नंबर। और पता लगा इंटरव्यू में सब दुनिया भर के रिश्तेदारों से रिश्तेदारी निकालने के बाद 82 ले आया, तो भी फाइनल सर्विस नहीं मिली, RS मिला ही नहीं। तो ऐसे भी तो है ना कुछ कि जिसके 82 नंबर आते हैं, जिनकी सरकार रिश्तेदार होती है, तो वो 82 नंबर ला के भी सेलेक्ट नहीं हुआ। और एक बंदा जो भले 55 ही नंबर लाया, लेकिन जिसके 4th पेपर में 137 नंबर थे, वो खुश है कि अपने तो रिश्तेदार नहीं है, तो क्या मेहनत तो है। तो रिश्तेदारों के भरोसे नहीं जाना, अपने इस भरोसे जाना है कि अपने को कोई भी चीज़ लिख के आनी है, वो कितनी परफेक्ट लिख के आनी है। आपको अगर ड्राफ्टिंग दी गई है, आपको अनुस्मारक लिखना है, आपको निविदा लिखनी है, उसके कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ पूर्ण विराम लगेगा, कहाँ अर्धविराम लगेगा, इतनी छोटी बातों पर भी अगर ध्यान दोगे तो आपको 10 में से 9-8 देने में उसको शर्म ही नहीं आएगी, उसको दुख नहीं होगा, बल्कि उसको खुशी होगी कि चलो यार एक स्टूडेंट तो मेरी भावनाओं को पूर्णतः समझ पा रहा है। तो आपको बाकायदा डेट भी लिखनी है, तो एक तरीके से लिखनी है कि भाई डेट है तो अपने को ऐसे लिखनी है 23 जून 2018। तब अपन कह सकते हैं कि हाँ मैंने डेट ठीक लिखी है। हिंदी में अनुस्मारक संख्या के सामने मान लो डेट लिखनी है। तो आपको इस तरह ध्यान रखना है अपनी चीज़ों का कि भैया हमें अगर हिंदी का पेपर लिख के आ रहे हैं तो कैसे लिख के आ रहे हैं। फिर आता है मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर की ओर से समस्त जिला वन संरक्षकों के नाम एक सर्कुलर जारी करना है, जिसमें जुलाई माह में जिला स्तर पर सघन पौधारोपण अभियान चलाने का उल्लेख है। अब सर्कुलर का प्रारूप आपको आना चाहिए। सर्कुलर कैसे लिखा जाता है, कहाँ पे सर्कुलर नंबर लिखा जाता है, कहाँ पे दिनांक लिखी जाती है, विभाग का नाम कहाँ पे, उसके नीचे क्या आता है, फिर उसके बाद अभिवादन है या नहीं है, या फिर उसमें मेन बॉडी में क्या आएगा, फिर उसके नीचे दिनांक आएगी नहीं आएगी, धन्यवाद होगा नहीं होगा, कि क्या क्या चीज़ें वो अगर सेट है दिमाग में, कहाँ कॉमा होगा, कानपुर बनाओ, तो आप कह सकते हो कि भाई मुझे देखो ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को मैंने ऐसे कहते पढ़ाते भी सुना है, मैं भी पढ़ाऊँ लोगों से, ऐसी बात नहीं है। ये जो जितने हिंदी पढ़ाने वाले ना, सबसे पढ़ चुका हूँ मैं हिंदी। और मेरी तो एक आदत है, जब मैं कोई चीज़ पढ़ाने जाता हूँ ना, तो उससे पहले जितने भी महान आचार्य होते हैं ना, सबके यहाँ पे 1-1, 2-2 क्लास लगा लेता हूँ। वो इसलिए भी जरूरी है कि जो ये लोग गलती कर रहे हैं वो पढ़ाते समय गलती मैं ना करूँ, क्योंकि अब वो समय जा चुका मित्रों की परंपरागत तरीके से चीज़ें हो जाती थी। अब आपको ना मेहनत के साथ स्मार्टनेस भी लानी पड़ेगी अपने अंदर। वो मेहनत ऐसी नहीं करनी कि केवल मेहनत करे जा रहे हैं, मेहनत करनी है बहुत तीव्रता के साथ। मतलब आप एकदम प्रखर बुद्धि इंसान हो, तो प्रखर बुद्धि इंसान की तरह आपको मेहनत करनी है। तो मतलब आप क्या कहोगे कि भैया अगर आपको दिया है तो आपको पूरा ड्राफ्ट तय हो, संख्या तय हो, कैसे कैसे चीज़ें आ रही हैं इसके बारे में पता हो तो आप कर पाओगे। तो आपको केवल ऐसा नहीं कि आपको लेटर के लिए उसने पूरा का पूरा पेपर दिया, आपने उसमें चिन्नी मिन्नी भी जगह नहीं छोड़ी और आपने पूरा लिख दिया और कोई ध्यान रखा नहीं फॉर्मेट का। अब बाकायदा फॉर्मेट रखो, जमा के लिखो यार, बहुत सुंदर सा लगना चाहिए, तब आपको नंबर मिलते हैं। फिर उसके बाद है अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद करो, तो जैसे लिखा है मैन इज द इमेज ऑफ गॉड। अब इसका अनुवाद क्या होगा वही लिख के आना है। ऐसा नहीं अपने मन से कुछ भी सोच समझ के लिख दिया। मैन मतलब आदमी, इज है, द इमेज कल्पना या चित्र, ऑफ गॉड भगवान का, बस इतना ही। ये अनुवाद हो गया, पूरे नंबर मिलेंगे। इसमें ज्यादा अपना ज्ञान घुसाओगे तो नंबर कट जाएंगे। ज्ञान नहीं घुसाना, जितना पूछा अनुवाद, जैसा लिखा है उसका हिंदी में अनुवाद कर दे, अंग्रेजी का हिंदी में। कुछ लोग मेरे को ऐसे भी, मेरे एक दोस्त हैं जो RS बन चुके हैं, क्या कहूँ उनकी बात, अनुवाद के नाम पे पेज भर के आ गए पूरा।
मेरे से कह रहे कि यार देख मैंने अनुवाद बहुत शानदार लिखा है इस बार, मेरी आरटीआई से कॉपी आने दे, जब बाद में आरपीएस की कॉपी दिखाएगी तो बताऊंगा तेरे को, तू बहुत हिंदी पढ़ाता रहता है। मैं देखेंगे ठीक है बेटा, क्या है नाई के बाल कितने की जजमान सब सामने आ जाएंगे, तो बाल तो सामने आने ही थे। वो भाई लेके आया, वो इस अनुवाद को इसका बाप बना के चला गया, नंबर उसके आए थे 10 में से 2, अनुवाद में 2 नंबर थे उसके। क्यों? क्योंकि अनुवाद को उसने इमेजिनेशन समझ लिया कि जो भी मन में आए, अरे नहीं अनुवाद है तो अनुवाद की तरह लिखो, मैन इज द इमेज ऑफ गॉड, तो बस उतनी लाइन, द सिंबलाइज हिज इन्फिनाइट ब्यूटी, कॉमा गॉडनेस, कॉमा ग्रेस ऑफ बॉडी एंड माइंड। बस जितना पूछा उतना अनुवाद किया, आपके 10 में से पूरे 10 अंक मिलेंगे, बशर्ते आपने किसका ध्यान रखा हो, शब्द शुद्धि का। ये अनुवाद वाला पोर्शन और जो व्याकरण वाला पोर्शन है, देखो शब्द, एक सेकंड, देखो जो अनुवाद वाला पोर्शन है ना, अनुवाद वाले पोर्शन में से 10 में से 10 नंबर पूरे आ सकते हैं, जैसे कि व्याकरण में से 50 में से 50। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि आपके हिंदी का पेपर जो 120 नंबर का है उसमें से 60 नंबर पूरे के पूरे आ सकते हैं, मात्र व्याकरण का पोर्शन 50 नंबर का करने से और अनुवाद वाला नंबर 10 नंबर का पोर्शन करने से। अब मैं आपको मित्रों बता देता हूं, अगर आपने अनुवाद किया है तो आपके 10 नंबर कब आएंगे, कैसे? जो बात और जो शब्द उसने लिखा है केवल उसी का अर्थ लिखो, केवल उसी का अर्थ लिखना है, केवल उसका ही अनुवाद करें, ठीक है। दूसरी बात, कुछ लोग इसका अनुवाद करने के बाद भी 7 नंबर प्राप्त करते हैं, तो गलती तुम्हारी है, उसकी नहीं है, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे नंबर नहीं देता, अरे देता है यार भाई, देता है, क्यों नहीं देगा? आप अनुवाद केवल जो कहा है उसका करो। दूसरा याद रखो शब्द शुद्धि का, इसका शब्द शुद्धि, अगर आपने शब्द शुद्धि अनुवाद में पूरी की है और जो उसने दिया है उसका एग्जैक्ट अर्थ करके आए हो, तो आपको 10 में से 10 नंबर ही मिलेंगे, कोई काटेगा नहीं। नहीं तो थोड़ी बहुत गलती की गुंजाइश, मान लो कि कुछ शब्द का अर्थ आप कोई दूसरा पर्यायवाची लिख देते हो जिसे वो स्टैंडर्ड नहीं मानता, तो कोई बात नहीं, पर 10 में से 9 नंबर तो प्रत्येक व्यक्ति ला सकता है जो सिर्फ 2 ही चीज करे, जितना कहा उतना अनुवाद करे और शब्द शुद्धि का ध्यान रखे, तो उसको क्या है 9 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आप देख लो कैसे नहीं मिलते 9 नंबर। अब ये कहो कि प्रैक्टिस नहीं करते, अरे प्रैक्टिस क्या भाई, कुछ चीज़ों को समझना होता है, टीचर चेक करने वाला होना चाहिए। मैं तो भैया, मेरी तो अपनी स्थिति है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ एक एक बच्चे की कॉपी चेक करता हूँ डेली बैठ के, भैया 2 घंटे निश्चित किए हुए हैं मेरे जितने स्टूडेंट, और आप सोच लो मेरे पास कम स्टूडेंट नहीं है इस टाइम, मैं केवल जुडिशरी के लगभग 1000-1200 स्टूडेंट पढ़ाता हूँ, मतलब गुजराती लैंग्वेज भी पढ़ाता हूँ मैं। अब आप सोचो गुजराती लैंग्वेज में तो ऐसे लिखते हैं अपन, है ना, ऐसे लिखते हैं गुजराती, है ना। अब मैं तो इनकी भी लैंग्वेज सही करता हूँ, अब देखो हिंदी जैसी लग रही होगी ना, है ना। अब ये भी चेक करता हूँ, तो आप सोचो कि चेक करने पर ही स्टूडेंट को पता लगेगा कि उसकी कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। तो बाकायदा आप किसी के भी पढ़ें, नो मैटर हमारे पढ़ें या किसी और के पढ़ें, पर आप ध्यान रखें कि आपको अगर कॉपी देनी है, भाई आपको वहाँ भी तो सामने वाला जज कर रहा है ना, तो आप अपने टीचर को बोलो कि यार तू मेरी गलती निकाल। टीचर से स्टूडेंट को ये नहीं कहना चाहिए कि सर मेरे कितने नंबर आएंगे, उससे ये कहो कि मेरे कितने नंबर कटेंगे, ये कहो कि तू तो गलती निकाल दे भाई, अगर तू मेरा सच्चा शिक्षक है तो मेरी गलती बता दे, मेरी क्या क्या गलती है, तो गलती ढूंढवाओ उससे। अगर वो आपकी गलती ढूंढ रहा है, वो आपके एक एक शब्द, एक एक मात्रा, एक एक योजक शब्द को, संबंध बोधक अव्ययों को, समुच्चय बोध, आपके एक एक अव्ययों पे, आपके निपातों तक पे ध्यान दे रहा है कि कहाँ पे तक लगना चाहिए था, कहाँ पे भी लगना चाहिए था, कहाँ पे ताकि लगना चाहिए था, कहाँ पे तो, कहाँ पे हाँ, कहाँ पे जी हाँ, तो समझो कि आपका शिक्षक आपके अनुसार और आपके लिए मेहनत कर रहा है। नहीं तो समझ जाना कि मूर्ख बनाने के अलावा, क्यों कि अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत, कि अंधा अंधे को ठेलकर कुएं में ही ले जाएगा। तो है ना, ये सीधी बात है, कबीरदास जी ने कही है कि जाका गुरु भी आंधला, चेरा खरा निरंद, और अंधे अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत, कि गुरु भी अंधा, चेला भी अंधा, अंधे अंधे को धक्के देके एक दिन कुएं में ही गिरा देगा। तो आपको ध्यान रखना है, कुएं में नहीं गिरना, एक एक शब्द चेक करवाना है अपने टीचर से। अभ्यास का मतलब है टीचर से चेक करवाओ, ऐसा नहीं टेस्ट सीरीज जाके दे आए, फिर उसने रगड़ काट के चेक कर दी और फिर आप खुश हो रहे हो, भाई 100, एक हिंदी का 120 का पेपर है, मास्टर ने 100 दिए, अच्छा, और फिर बाद में पता लग रहा है एग्जाम में 120 की हिंदी में आपको 50 ही नंबर मिले, 40 ही नंबर मिले। अब पकड़ो उस मास्टर की गर्दन जाके, ओ भैया कैसे आए इतने कम। तो मतलब अगर आपकी सीरियसनेस, उसी गंभीरता के साथ कॉपी चेक करता वो,
तो फिर नंबर नहीं कटते आपके। तो देखो हिंदी वाला मैटर है ना, पढ़ाने को तो बहुत दुनिया पढ़ा रही है, मैं कहीं प्रचार नहीं किया आज तक, लेकिन मेरे पास अगर 1000 स्टूडेंट हैं तो उसका कारण है कि मैं ना एक एक बंदे की कॉपी चेक करता हूँ, एक एक बंदे की, और मैं तो मारता भी हूँ। मतलब मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरे कई स्टूडेंट हैं जो मुझसे मार भी खा चुके हैं, मतलब मेरे दोस्त भी खा चुके हैं मार। तो आपको ध्यान रखनी है इस चीज़ को, एक एक शब्द पे ध्यान दोगे तो आपका इसमें नंबर आएगा। फिर अपने बाद का पोर्शन आता है, देखो कौन सा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 20 नंबर का है। अब इसमें कुछ स्टूडेंट की डिमांड, सबसे पहले उनकी मेरे से क्वेश्चन क्या रहता है कि सर इसमें पन्ने कितने भर के आए या कितने शब्द लिखें कि हमारी नेगेटिव मार्किंग ना हो। मेरा तो देखो एक सीधा हिसाब है, मैं तो हरियाणा जुडिशरी का कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, देख चुका, और राजस्थान जुडिशरी का पढ़ा रहा हूँ, गुजरात जुडिशरी, एमपी जुडिशरी का पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे तो ये लगता है कि देखो जहाँ पे आपको पेज खाली दिए हैं, मान लो कि ये 20 नंबर का निबंध है और आपको 1 2 3 और 4 पेज खाली दिए हैं, चारों में उसने ऐसे लाइन खींच के देता है आपको, अपने तो पेपर में ऐसे लाइन खींच के दी हुई है। ऐसे आपको लाइन खींच के हुए 4 पेज खाली दिए हुए हैं, तो आपको ये मान के चलना है कि वो आपको ये अज्यूम करके ही क्वेश्चन दे रहा है कि आप बहुत अच्छे से अपने निबंध को इन 4 पेजों में ना केवल लिखेंगे बल्कि बहुत अच्छे से प्रस्तुत करके आएंगे। जो सजावट करनी है वो सजावट करेंगे, जो पंक्तियां लिखनी है वो पंक्तियां लिखेंगे, जो कोटेशंस लिखनी है वो कोटेशंस लिखेंगे, जो भी विचार आपको जिस तरह तर्क प्रस्तुत करने हैं, उनकी आलोचना करनी है, वो सारा लिखेंगे और इन 4 पेजेस में लिखेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल ऐसी चिन्नी मिन्नी लिखता हूँ, तो भैया अपनी राइटिंग को थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना सीखो। कुछ लोग हैं मैं तो बहुत दूर दूर लिखता हूँ, तो बहुत दूर दूर वाले थोड़ा थोड़ा पास लाओ, है ना, थोड़ा थोड़ा पास लाओ, तब मतलब कह सकते हो कि आप है ना काम कर रहे हो। तो मान लो जैसे ये है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो, 250 शब्द होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं आपके सामने, राजस्थान में पर्यटन विकास के नए आयाम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाज, भारतीय न्यायपालिका की सक्रियता, उपादेयता और संभावनाएं, 3 में से कोई एक करना है। अब मैं राजस्थान वाले स्टूडेंट के लिए तो एक बात बोल देता हूँ, अगर आप केवल एक निबंध बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर गए, कोई भी राजस्थान, मतलब राजस्थान के सारे पोर्शंस पे जो भी निबंध बनने लायक है, राजस्थान का पर्यटन, राजस्थान का पर्यावरण, राजस्थान की शिक्षा प्रणाली, राजस्थान की द्विदलीय व्यवस्था, राजस्थान में महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण, राजस्थान में बालकों से संबंधित जो भी लॉ है वगैरह, वो सारी चीज़, मतलब कोई भी जो भी टॉपिक, अपन टॉपिक्स पे तो बाद में बात करेंगे। अगर आप केवल राजस्थान वाला पोर्शन भी तैयार करके जाते हो और बाकी 3 पे भी दिमाग नहीं लगाते ना, तो भी आपके निबंध बहुत बेहतर जाएगा, क्योंकि एक ही सादे सब सदे और सब सादे सब जाए। आपको पता है राजस्थान की एग्जाम है, एक निबंध तो राजस्थान का आएगा ही आएगा। जैसे आरजेएस वालों के तो फिक्स है, एक राजस्थान का आता ही आता है, एडीजे का पेपर होगा अभी, उसमें एक आएगा ही आएगा। तो आरएएस वाले में भी क्या है कि आपके एक निबंध राजस्थान का आएगा ही आएगा। पिछले बार अगर पर्यटन का पूछा तो इस बार महिलाओं का पूछ लेगा, पर्यावरण। अभी मैं राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट देख रहा था, तो उसमें एक निबंध था, मतलब एक टॉपिक था, क्या था, राजस्थान की संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, या फिर एक टॉपिक और मैंने देखा, क्या था टॉपिक, राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण। तब फिर मैंने एक टॉपिक और देखा, क्या था टॉपिक, कोरोना काल में
राजस्थान के लोक कलाकारों की आजीविका के मुद्दे। देखो ये कोई परफेक्ट टॉपिक तो नहीं हो सकता, पर मैं जस्ट आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मान लो अपने को कोई ऐसा टॉपिक आता है राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण। ये राजस्थान गवर्नमेंट का टॉपिक है, मेरा नहीं है। गवर्नमेंट की वेबसाइट खंगालना, ये टॉपिक मिल जाएगा। राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण, राजस्थान की संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण, या फिर कोरोना काल में राजस्थान में लोक कलाकारों की आजीविका के मुद्दे। या फिर मैंने एक और टॉपिक मेरे को इंटरेस्टिंग लगा गवर्नमेंट वेबसाइट में, क्या देखो क्या था टॉपिक, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भैया, आ जाएगा ना यहाँ का वीडियो में, यहाँ का टॉपिक आ जाएगा वीडियो में इस जगह का। हाँ देखो टॉपिक क्या था, राजस्थानी जनमानस में महात्मा गांधी। आपको पता है 150 वर्ष वाला सिस्टम चल ही रहा है, तो बाई चांस अगर इस तरह का टॉपिक आ जाए तो फिर मत कहना कि पढ़ा हुआ नहीं आया, ये सिर्फ मैं ही पढ़ाऊँगा। मतलब ये भी कह रहा हूँ और कोई ना पढ़ा पाएगा, ऐसे नहीं कि पढ़ा नहीं पाएंगे, पढ़ा तो बहुत पाएंगे, पर अपन पढ़ाएंगे, और अपन पढ़ाएंगे नहीं, बहुत अच्छे से आप लिखोगे। तो मान लो ये टॉपिक आता है राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण, राजस्थान की संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण, राजस्थान के लोक कलाकारों की आजीविका के मुद्दे, कोरोना काल में राजस्थान के लोक कलाकारों की आजीविका के मुद्दे, या राजस्थानी जनमानस में महात्मा गांधी। अब देखो क्या होता है, जैसे अपने को पता है एक निबंध तो आउट है अपने सामने, कि केवल अपन राजस्थान के 15-16 टॉपिक पे अगर तैयारी करके जाएं तो क्या हम अच्छा निबंध नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते भाई। करंट अफेयर अपन जीके में बहुत पढ़ते हैं, जो भी अपन इंडिया का करंट अफेयर पढ़ेंगे, करंट अफेयर के सारे मुद्दे मेंस के समय अपन पढ़ते ही हैं, एथिक्स वाली चीज़ें अपन पढ़ते ही हैं। तो क्यों ना राजस्थान वाले पोर्शन को इतना बेहतर बना लिया जाए ना कि निबंध आए तो सोचना ना पड़े। भाई यही तो दिक्कत रही थी पिछले साल कि लेंदी लगा आपको पेपर, लेंदी इसलिए लगा ना क्योंकि निबंध आप सोच के ही नहीं गए। निबंध सोच के जाओ, आपको डायरेक्ट मिलेगा। मैं अभी एमपी जुडिशरी के लिए कुछ लिस्ट बना के दिया था, एमपी जुडिशरी में 4 आर्टिकल एज इट इज छप के आए। लिव इन रिलेशनशिप पे किसी ने नहीं सोचा, मैंने पढ़ाया। सहजीवन और भारतीय व्यवस्था, लिव इन रिलेशनशिप आया। तो मतलब आपको खुद सोचना पड़ेगा, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तो आप अपडेट नहीं हो इसीलिए तो पैसे दे रहे हो ना हमें, फिर टीचर अपडेट रहेगा, फिर आपको वो टॉपिक कराएगा जो आना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि नहीं आते, ये पिछले साल वाला मैंने पढ़ाया था एज इट इज पढ़ाया था। राजस्थान में पर्यटन के आयाम मैंने इस तरह पढ़ाया था स्टूडेंट को, राजस्थान में पर्यटन के विभिन्न आयाम, और आ गया देख लो, खूब लिख के आए। अब बताओ क्या जरूरत थी इन 2 पे सोचने की? जरूरत ही नहीं है। हालांकि मैंने तो ये भी पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और भारत, मैंने समाज नहीं पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और भारत पढ़ाया था। तो भारत में ही तो है समाज। तो देखो पेपर तो एज इट इज आता है छपके, लेकिन यह है कि आप दिमाग कहाँ लगाते हो। तो आपको फालतू दिमाग नहीं लगाना। निबंध एक बहुत उलझी हुई सी चीज है। अगर आपको चीजें इसके बारे में छोटी छोटी ट्रिक्स पता है, कैसे कहाँ पर कौन सी चीजें लिखनी है, अगर वो वाली बात पता है, जर्नलिज्म के अगर आपको 6 ककार पता है, तो आप अपने निबंध को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। जैसे राजस्थानी संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण, तो सिर साटे रुख बचे तो भी सस्तो जान, काहे नहीं का गुरु जाम्बेश्वर जी ने। भाई विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक हैं गुरु जाम्बेश्वर जी, जाम्बो जी, उन्होंने कहा है सिर साटे रुख बचे तो भी सस्तो जान। स्टार्ट करो ना, स्टार्ट करो इससे। भाई शायर कमरी की पंक्तियों से करो, रेत का जंगल एक बंजारा करता क्या, वो वाली लिख के आओ। अब कुछ स्टार्ट तो ऐसा करना पड़ेगा ना जो राजस्थान से जुड़ा हुआ हो। तो अगर राजस्थान से जुड़ा हुआ स्टार्ट करना है तो राजस्थान के निबंधों पे पहले तैयारी करो। मतलब देखो आपको तय करना पड़ेगा कि आपको लेंदी वाला पेपर लेंदी ना लगे। ऐसा नहीं कि हिंदी के चक्कर में इंग्लिश छोड़ा है, इंग्लिश के चक्कर में हिंदी छोड़ा है कि नहीं 120 में से मैंने 100 का तो कर लिया। मेरे खुद कई लोगों ने, स्टूडेंट ने तो नहीं, मेरे स्टूडेंट बोलते थे मैं उनकी खोपड़ी फोड़ देता। मतलब मेरे कई दोस्तों ने मुझसे कहा यार मेरे तो यार हिंदी रह गई 20 नंबर की, यार मेरे 25-30 नंबर की इंग्लिश छूट गई, हिंदी वालों की इंग्लिश छूट गई, इंग्लिश वालों की हिंदी छूट गई। अब ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि आप इसको भी पता नहीं क्या सोच के पढ़ के जा रहे हो। अरे हिंदी का पेपर तो सीधा सीधा लिखा हुआ है सामने यार कि भाई ये वाली चीज आएगी, 4 संधि 4 आएंगी, उपसर्ग 4 आएंगे, प्रत्यय 4 आएंगे, मुहावरे 4 आएंगे, लोकोक्ति 4 आएंगी, शब्द शुद्धि 4 आएंगी, वाक्य शुद्धि 4 आएंगी,
पारिभाषिक शब्दावली आएंगी। फिर उसने साफ लिख रखा है ये 4 लेटर में से 1 लेटर पूछूंगा, इन 4 ड्राफ्ट में से 4 ड्राफ्ट पूछूंगा, ये वाला पल्लवन तो कोई भी लिख देगा और ये संक्षिप्तीकरण लिख देगा, एक अनुवाद दे रखा है। और फिर कह रहा है निबंध में लोग अरे यार 20 नंबर का मैटर पता नहीं कहाँ, पता नहीं क्या, राजस्थान तैयार कर जाओ, बाकी और की जरूरत नहीं है। और राजस्थान के साथ एक करंट वाला तैयार कर जाओ, बस हो जाएगा, कहाँ जरूरत आ रही है। और मैं एक बात बताऊं, राजस्थान के स्टूडेंट थोड़ी अपनी संस्कृति से प्रेम करो, पागल मत बनो, है ना। क्या करना है, राजस्थान के हो तो राजस्थान पे निबंध लिख के आओ, ज़्यादा अच्छे से संस्कृति को जानते हो, ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझते हो। मान लो इस साल अगर ये निबंध आ जाता है राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण, तो बहुत अच्छे से लिख के आना आपको। सीधा स्टार्ट करो भाई, अमृता देवी बिश्नोई 363 लोगों के साथ अगर वृक्षों के चिपक कर अपनी शहीद हो जाती है, तो इससे बड़ा जन आंदोलन कहाँ मिलेगा पर्यावरण के प्रति। पर्यावरण के प्रति इतना डेडिकेशन कौन से राज्य और कौन से देश में मिल जाएगा। तो अपने पास तो लिखने के लिए बहुत कुछ है भैया, अपने पास तो सब कुछ लिखा पड़ा है, अपन खूब लिखेंगे। अरे हमें पता है कि हमारे देवनारायण जी ने कैसे नीम और गोबर का महत्व बताया, हमें पता है कि कैसे पेड़ों की सुरक्षा करनी है, कैसे हमें पता है। अरे हम आर्टिकल जो हमारे DPSP हैं जिनमें लिखा हुआ है वन्य जीव की सुरक्षा और वन्यों की सुरक्षा, जो मौलिक कर्तव्यों में लिखा हुआ है, ये तो हम कर ही रहे हैं ना। हमारे इनमें लिखेंगे, हम तो पहले से हमारी संस्कृति में हिस्सा है तो सुरक्षा करना पर्यावरण की। हमारे पूरे भारत में कहीं मिलते या नहीं मिलते, हमारे ओरन भूमि मिलती है, जहाँ देवता का मंदिर है उसके आसपास की भूमि को ओरन घोषित कर दिया जाता है। तो हमारे यहाँ तो वन संरक्षण की परंपरा है। हमारे यहाँ जैसे जल संरक्षण किया जाता है, खड़ीन होती है, टाके होते हैं, नाड़े होते हैं, कहीं मिलते हैं क्या? हमारे यहाँ मिलते हैं। तो मतलब हमारे यहाँ पर संरक्षण की प्रवृत्ति जाता है क्योंकि हमने रेतों के थपेड़ों को सहा है। तो फिर कुछ ऐसा ही इमोशनल होके, ऐसा ही संवेदनशील तरीके से आपको अपना निबंध लिख के आना है। निबंध के भी एक तरीका है, तो उस पर अगर अपन निबंध लिख के आएंगे तो अपन कह सकते हैं कि हाँ भाई हमने निबंध लिखा है ना। तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको निबंध की एक ट्रिक बताऊंगा, निबंध को कैसे सेट किया जाता है, किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, और उस फॉर्मेट में लिखते हुए कैसे कैसे अपनी बातों को सेट करना है, तो आपका निबंध हो जाए। कुछ लोग पूरा निबंध ही 3 पैरा में लिख के आ जाते हैं। अरे भाई ऐसी भी गलती मत करो, 20 में से 16 नंबर लाने हैं। बहुत समझते हुए चलोगे तो आपको हिंदी में 95 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मैं जो 95 के बाद 5 नंबर जो 100 नंबर और 20 में 25 नंबर काट रहा हूँ ना, ये 25 में सिर्फ कमीशन के काट रहा हूँ। कमीशन अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए। मान लो 25 नंबर काट ले तो हम भी तो कम नहीं है, हम उस 25 के अलावा और नहीं कटने देंगे, हम 95 और 100 नंबर लेकर आएंगे। कैसे नहीं देता, देखो वो 50। देखो भैया याद रखना, आपको क्या है, क्या करना है। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप में से जो लोग 50 नंबर की व्याकरण बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और जो आपका टीचर पढ़ाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द रटने में दिक्कत आती है। रटना नहीं है, इनको आपका टीचर समझा के आपको रटाएगा। ये तरीका होता है एक याद कराने का, उसको आपको करना पड़ेगा। तो 50 ये आपके व्याकरण वाले, 10 आपके अनुवाद वाले और 15 नंबर आपके निबंध वाले। किसी से कटने ना पाएंगे, याद रखना। ये वो नंबर है जो हम एग्जैक्ट ला सकते हैं 75 नंबर को। तो इन 75 नंबर के लिए बहुत अच्छी तैयारी अगर आपने करी है तो आपका पेपर एक तरह से आउट ही होता है, आपको पहले ही पता होता है क्या आएगा। और नहीं है मेरी बात पे भरोसा तो मेरे स्टूडेंट से पूछ लो, पिछले जो भी हैं, पेपर एज इट इज मिलता है उनको। क्यों मिलता है भाई? अरे हैं ही इतनी सी चीजें यार, इससे अरे पता है IAS की बात बताऊं, IAS में आप बड़ी कोचिंग है, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, सब हैं। आप याद रखना कि बड़े बड़े जो आजकल जो दूसरे मीडियम के लोग हैं ना, वो हिंदी लिटरेचर से IAS मेंस देते। पता है क्यों? क्योंकि हिंदी में नंबर ज़्यादा आते हैं आज भी। हिंदी मीडियम वालों के अगर किसी सब्जेक्ट में आज अच्छे नंबर आ रहे हैं तो हिंदी लिटरेचर में आ रहे हैं। उसका रीज़न है कि हिंदी में नंबर मिलते हैं। बशर्ते आपने शब्द शुद्धि का ध्यान रखा हो, वाक्य शुद्धि का ध्यान रखा हो, विचारों के प्रवाह में आपके एक रिदम पाया जाए, तो आपको पता लगेगा कि आपके नंबर पूरे पूरे आ रहे हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों ध्यान रखें, हम सब मिलकर ऐसी मेहनत करेंगे कि हमें सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाए। हम ऐसे ही नहीं कि मार्केट में जो हवा चल रही है उससे नहीं, बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए, हमें बदलना चाहिए समय के साथ। अगर हम समय के साथ बदल रहे हैं, अगर पेपर लेंदी कह रहे हैं पूरी दुनिया कि पेपर लेंदी है, तो पेपर को छोटा बनाना तो हमारे हाथ में है ना। हम ऐसी ट्रिक्स के साथ सीख के जाएंगे पूरे पेपर को कि 120 नंबर की हिंदी 3 घंटे के पेपर में 1.5 घंटे में पूरी हो, 1.5 में लिखेंगे इंग्लिश। क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है। कहाँ है शब्द यार? 100 शब्द में तो 50 नंबर मिल रहे हैं, फिर 100 शब्द में लगभग में 50 नंबर मिल रहे हैं, फिर 250 शब्द में। आप खुद देखो, 100 शब्द, फिर 100 शब्द और फिर 250 शब्द।
आप देखो मात्र कितने शब्द, 450 शब्द लिखकर आप अपने 75 नंबर का जो मैटर है उसमें से 75 नंबर का मैटर 75 नंबर में से 72 73 नंबर आराम से ला सकते हो। मतलब ये मैटर तो ज्यादा का है पर है ना, मैं तो 50 व्याकरण के पूरे मान रहा हूँ, 10 अनुवाद के मैं 8 मान रहा हूँ और 20 नंबर का निबंध है उसमें से 15 मान रहा हूँ, तो आप इतने नंबर ला सकते हो मात्र 450 शब्द लिख के। तो कहाँ है पेपर लेंदी भैया, कहाँ पेपर लेंदी है? क्यों दुनिया को उल्लू बनाने लग रहे हो कि पेपर लेंदी आता है, किसी का पूरा नहीं होता। पूरा होगा ही नहीं, आराम से पूरा होगा, बशर्ते आपने ना समझा हो कि कौन से सेक्शन को कब लिखना है, कौन टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, पहले निबंध लिखना है कि पहले व्याकरण करनी है कि पहले पत्र लिखना है। अगर आपको ये तरीका पता है तो आपको पेपर लेंदी नहीं बल्कि आसान लगेगा। आपको अगर ग्रामर आपके शिक्षक ने इस कदर पढ़ाई होगी समग्रता के साथ कि आप सीधी सीधी धड़ाधड़ लिख रहे हो, तो ये 100 शब्द लिखने में आपको महज 15 मिनट लगने। तो याद रखना, जब 100 शब्द लिखने में 15 मिनट लगते हैं तो 450 शब्द लिखने में कितने मिनट लगे? बस समझ रहे हो बात को? तो आपको कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो है ना, आप ध्यान रखते हुए, बहुत समझते हुए ध्यान रखेंगे कि अपने को इन 100 शब्दों को 15 मिनट में नहीं बल्कि 7 मिनट में लिख के आना है। व्याकरण वालों को इनको बहुत जल्दी जल्दी लिखना है, तो अपन कह सकते हैं कि अपन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो क्या है, अपन स्वयं के साथ धोखा कर रहे हैं। तो मैं आज इसके साथ ही आपके ख़त्म करता हूँ। तो अगर कल मेरी क्लास होती है तो मैं आपका एक वीडियो निबंध पे बनाऊंगा कि जिसमें निबंध के बारे में सीखेंगे कि निबंध को कैसे चालू किया जाता है, किस तरह हम निबंध पढ़ते हैं, किस तरह निबंध को सेट करके और हम आगे अपने विचारों को बढ़ाते हैं, तर्क कहाँ पे दिए जाते हैं, तथ्य कहाँ पे दिए जाते हैं, प्रमाणों को कैसे लिखा जाता है। वो सिंपल सी टेक्निक है। अगर निबंध भी पढ़ाए जाते हैं, जो लोग कहते हैं निबंध भी पढ़ाने की कोई चीज़ है क्या, और मात्र 10-5 क्लासों में निबंध पढ़ा के छुट्टी करते हैं, ऐसा नहीं होता। बाकायदा निबंध की 25 से 30 क्लास 40 क्लास लगनी चाहिए। आप सारे टॉपिक डिस्कस करके जाने चाहिए, तब आप कह सकते हो कि आपने निबंध ना केवल तैयार किया है और फिर आपके निबंधों को सामने वाला चेक करे, तब कहो कि निबंध हुए। तो अपन पूरा हिंदी का पेपर और आपके शिक्षक की आपके हिंदी के नंबरों में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।